कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, धुरंधर पर काफ़ी बातें हो रही थी क्योंकि साफ मत थे इस पर कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। कि सैयारा जैसी फिल्म अगर है तो वो भी मैं तो कहता हूँ प्रोपेगेंडा फिल्म है उस हिसाब से। आप जब फिक्शन फिल्म की बात कर रहे हैं तो वो तो शुरू ही इस बिंदु से हो रही है कि वो एक कहानी सुना रहे हैं। तो आप उससे ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वो किसी तरह की ऑब्जेक्टिविटी के साथ में बात करें? एक फिल्म में डॉक्यूमेंट्री फुटेज डाली गई है किसी एक टेररिस्ट अटैक की और वो बोला गया है सच है, तो आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं उस चीज़ को? आपको मुझे ये समझ होनी चाहिए कि हम फिल्म से अपने इतिहास की समझ क्यों हासिल कर रहे हैं। जी, सिनेमा के ऊपर इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? ट्रूथ हु डिसाइड्स, सच कौन डिसाइड करता है कि सच क्या है? क्या वो फिल्म मेकर डिसाइड करता है या वो स्टेट या सरकार डिसाइड करती हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, या वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कलेक्टिव सच क्या है? क्या आप ये कह रहे हो कि जहाँ ज़्यादातर फिल्में बनी हैं, पहले तो पश्चिम में बनी हैं, वहाँ सरकार ही फिल्में बनवा रही थी शुरू में? एक तो मैं इससे असहमत हूँ कि वेस्ट में ही फिल्में बनना शुरू हुई। जो भी आदमी कैमरे के सामने है वो कैमरे की तरफ सीधा नहीं देख रहा है, तो ऑब्वियसली उसे ये बताया गया है कि आपको कैमरे को नहीं देखना है, उसे इंस्ट्रक्ट किया जैसे गया है। इस वक्त हम कर रहे हैं, जैसे हम कैमरे को नहीं देख हम रहे हैं, कैमरा नहीं देख रहे हैं, हम कैमरा एक नहीं दूसरे को देख देख रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि कैमरा है। हमें पता है कि कैमरा है। तो क्या ये अभिनय नहीं है? मिलिए एक्टर नितिन ठाकुर से। शौर्य नाम की फिल्म है, हाँ, जिसमें के मेनन का एक मोनोलॉग है। बिल्कुल। अब अगर आप फिल्म आपने देखी है तो उस फिल्म के अंदर वो विलन कैरेक्टर है, बिल्कुल, है ना? और विलन कैरेक्टर उस लास्ट मोनोलॉग में अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। उस सीन को पिछले कुछ सालों में यूट्यूब में जो फैन फॉलोइंग मिली है वो इस वजह से नहीं है कि आप उस फिल्म के नैरेटिव को पसंद कर रहे हैं। दरअसल वो फिल्म जिस चीज को एक नकारात्मक तरीके से पेश कर रही थी, आज आप उसी चीज को सकारात्मक रूप से देखा। लेकिन हिटलर ने उस चीज़ को परफेक्शन में लाया। और दो फिल्में मुझे लगता है मुख्यतः लोगों को देखनी भी चाहिए आज के ज़माने में, और आज के जो प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने के इच्छुक लोग हैं, क्योंकि अच्छा धंधा चल रहा है, तो उन्हें भी मतलब देखनी चाहिए। उन्हें भी देखनी चाहिए और समझना बनाओ पर चाहिए। अच्छी तो बनाओ, नाम नोट करते चलिए, मजा आएगा आज। हाँ, सिनेमा मनोरंजन का माध्यम है। अधिकतर लोग यही मानते हैं कि जब आप थक जाएं, ऊब जाएं और जब एस्केप करना हो तो कोई अच्छी सी फिल्म लगाइए या हॉल में जाइए, टिकट खरीदिए, देख के आइए, तो आप फ्रेश फील करते हैं। कई बार पर्दे पर आप उन लोगों को देखते हैं जैसा आप होना चाहते हैं, तो उन्हें देखने के बाद फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन किसी हद तक दूर भी हो जाती है। लेकिन ये आधा सच है। सिनेमा थोड़ा सा जटिल तो है, कोई माने या ना माने, क्योंकि जब आप थोड़ा सा अंदर घुसते हैं इस दुनिया में तो आपको मालूम चलता है कि सिनेमा का असर किसी समाज की रूट्स पर, उसके कल्चर पर, उसके भविष्य पर भी पड़ता है। और अब तो बहुत सारे एक्सपर्ट अलग अलग तरह की किताबें लिखकर ये बात साबित कर चुके हैं, अपने लेक्चर से भी साबित कर चुके हैं कि सिनेमा सिर्फ टाइम पास नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैं कुछ पढ़ लिख रहा था तो मैंने ये भी पाया कि सिनेमा का असर हम पर जो हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है, ये थोड़ी पुरानी बात है, लेकिन हम चूंकि इस दौर में थे नहीं तो हमें पता नहीं। पर आप ज़रा देखिए कुछ पुरानी फिल्में तो आप पाएंगे कि उस वक्त के समाज पर, उस वक्त जो घट रहा था उस पर सिनेमा का अच्छा खासा असर है, और जो घट रहा था उसका असर सिनेमा पर है। तो आप देखिए कभी ओए लक्की लक्की ओए, आपको एक दिल्ली दिखाई देती है जो उस वक्त की दिल्ली है जब ये फिल्म बन रही थी। या आप गॉडफादर देखते हैं तो आपको फिर उस दुनिया की कुछ जटिलताएं समझ में आती हैं जिसमें आप नहीं हैं, बहुत दूर से उसे देख रहे हैं। इसी तरह होते 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 आप कुछ ऐसी फिल्मों में भी घुसते हैं जो बताई जाती हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। अभी आजकल तो प्रोपेगेंडा एक ऐसा शब्द है जो काफ़ी नेगेटिव हो गया है, तो लोग मानते हैं कि एक नकारात्मक शब्द है, प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए, तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पर प्रोपेगेंडा मेरा ख्याल है कुछ और नहीं तो पॉपुलर हिस्ट्री में 100 साल पुराना शब्द तो है ही। पहले तो मिनिस्ट्री भी होती थी प्रोपेगेंडा की। तो जब से कश्मीर फाइल्स, छावा, धुरंधर जैसी फिल्में आई हैं, हमारे यहाँ भी ये शब्द जो है काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो हमने सोचा कि प्रोपेगेंडा सिनेमा, जो सिनेमा का एक अभिन्न हिस्सा रहा है बहुत वक्त से, उस पर बात होनी ही चाहिए। और बात करने के लिए दो व्यक्ति बुलाए यहाँ पर जो सबसे बढ़िया हैं, सबसे अच्छे एक्सपर्ट हैं इस पर, क्योंकि ये लोग पैसे लेकर बताते हैं कि प्रोपेगेंडा सिनेमा किसे कहते हैं। ये वर्कशॉप चलाते हैं। फिल्म जर्नलिस्ट मिहिर पांड्या हमारे पुराने मित्र हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। एक पर अभी पॉडकास्ट से पहले मैंने ऑटोग्राफ लिए हैं, कई साल पहले उनकी किताब खरीदी थी।
जो दिल्ली की पृष्ठभूमि पर फिल्में बनी हैं उस पर लिखी गई किताब है। बहुत बढ़िया किताब है। हमारे प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा उसका फ़ोटो चिपका देंगे, तो आप ज़रूर खरीदिएगा अगर आप फिल्म और दिल्ली दोनों को पसंद करते हैं। दूसरे हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ईशान शर्मा। सही नाम ले रहा हूँ मैं? जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। तो अभी पता चला उम्र में काफ़ी छोटे हैं लेकिन ज्ञान बहुत है इनके पास, तो आज इनसे ज्ञान लेंगे प्रोपेगेंडा सिनेमा के बारे में। पूछेंगे, समझेंगे कि प्रोपेगेंडा हमेशा ही बुरा होता है क्या, कोई फिल्म होती है क्या जो प्रोपेगेंडा रहित होती है, और कब से इसकी हिस्ट्री है, अभी भी चल रहा है क्या। तो आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया नितिन। हमारे साथ ईशान स्टूडियो में स्वागत है। भाई साहब, मुझे पता नहीं फिल्मों पे हमने कभी बात की हो ना की हो पॉडकास्ट में, पर अब से 2-3 हफ्ते पहले हम ये प्लान कर रहे थे कि आप लोगों का बुला ही लेना चाहिए। वैसे तो तब बुलाना चाहिए था जब धुरंधर पर काफ़ी बातें हो रही थी, क्योंकि साफ मत थे इस पर कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। लेकिन कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स और भी कोई फाइल आई होगी, इन सब पर ये मत थे कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो ये बताइए, प्रोपेगेंडा जो शब्द है उसका सही अर्थ क्या है, और प्रोपेगेंडा सिनेमा ये क्या चीज़ है। तो दोनों में से कोई भी अब इस पॉडकास्ट के लगाम अपने हाथ में ले सकता है। नहीं, शब्द से ईशान शुरू करेंगे, सिनेमा पे मैं आऊँगा फिर। बिल्कुल नहीं। प्रोपेगेंडा जो शब्द है उसका अगर आप इतिहास देखेंगे नितिन भाई, वो 1622 में सबसे पहले इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ। ये 100 साल नहीं, ये कम से कम 300-400 साल पुराना शब्द है। और पोप ग्रेगरी 14 जो थे, उन्होंने कांग्रीगेशन फॉर प्रोपोगेटिंग फेथ नाम की एक संस्था बनाई थी, जो फेथ को या जो बिलीफ है उसको प्रोपोगेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए शुरू करी थी। वहाँ से इसका मूल हम शुरुआत देखते हैं इस शब्द की। धीरे धीरे समय के साथ, और जो हम इतिहास में देखते हैं, जब टोटलिटेरियन रजीम्स और मेजोरिटेरियन रजीम दुनिया भर में आई, जिसमें सबसे बड़े नाम हिटलर और मसोलिनी हैं इटली और जर्मनी में, और बाद में स्टालिन हैं रशिया में, सोवियत रशिया में, रूस में। उन सब के जो कहीं कांड थे, अब तो हम कांड ही कहेंगे, जो हिटलर और मसोलिनी ने किए, उनमें उनकी वजह से उन शब्दों को कुछ एक नए मतलब मिले जो कि पॉजिटिव नहीं है। तो आजकल तो उस शब्द का पूरा नेगेटिव कनोटेशन हो गया है। एजेंडा भी एक ऐसा ही शब्द है। जी, एजेंडा ऐसा ही शब्द है, नैरेटिव ऐसा ही डिस्कोर्स एक ऐसा शब्द हाँ, है। डिस्कोर्स भी कह सकते हो आप। तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि सिनेमा माध्यम अपने आप में इस बहस का केंद्र क्यों बन जाता है बार बार। तो क्या सिनेमा माध्यम में ऐसी कोई बात है कि आमतौर पे लोग इसके ज़रिए अपनी बात कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, या इसके ज़रिए बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। ये एक तो माध्यम के साथ में भी है, क्योंकि सिनेमा माध्यम के तौर पे बहुत पुराना नहीं है, 125 साल का इतिहास होगा। लेकिन हम ये मानते हैं, जब हम सिनेमा माध्यम के बारे में पढ़ाते हैं, कि जितने भी और कला माध्यम हैं जिनका इतिहास तकरीबन जितना मानव सभ्यता का इतिहास है उतना पुराना है, उन सभी का कहीं ना कहीं इस सिनेमा माध्यम में कम या ज़्यादा भागीदारी है। तो सिनेमा माध्यम एक तरह से अपने से पहले के तमाम माध्यमों को, वो चित्रकला भी हो सकता है, वो गायन भी हो सकता है, वो वादन भी हो सकता है, वो नृत्य भी हो सकता है, वो आर्किटेक्चर भी हो सकता है, वो थिएटर भी हो सकता है, उन सबको अपने भीतर शामिल कर रहा है। आपको एक फिल्म के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। हाँ, मतलब एक्टिंग तो उसका बस एक पार्ट है, बस एक छोटा सा ऐसे हिस्सा है। बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स उससे एक हैं, फिल्म है ना? बनती है। आप किसी फ्रेम के अंदर क्या देखते हैं और क्या वो आपको दिखाने से बचती है, वो सब कुछ सिनेमा का हिस्सा है। और क्योंकि ये एक विजुअल मीडियम है, ऑडियो विजुअल मीडियम है, तो ये आपके लिए एक अलग तरह की रियलिटी, एक अलग तरह का यथार्थ भी करता है। तो हमारी यथार्थ की समझ भी हम जिस तरह का सिनेमा देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा बनती है या प्रभावित होती है। हम कई बार ये बात बहुत कॉन्शियसली या बहुत सायास नहीं समझते, लेकिन हम किस चीज़ को सच मान रहे हैं, किस चीज़ को झूठ मान रहे हैं, किस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं, किस पे नहीं विश्वास कर रहे हैं, उसमें सिनेमा एक बड़ी भूमिका अदा करता है। और फिर भारत के संदर्भ में सिनेमा की भूमिका और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत जिस समय पे ये माध्यम आया तो भारत ने इसको बड़ी आगे बढ़ के बाहें फैला के अपनाया। और उसकी एक वजह ये भी थी कि शायद इससे पहले के जो माध्यम थे उन तक सभी लोगों की उतनी पहुंच नहीं थी। और लिटरेचर, हमारे साहित्य हमारे देश में एक अपनी बात कहने का माध्यम है, लेकिन वो उन लोगों तक सीमित है जो कि पढ़ सकते हैं। सिनेमा
वो लोग भी देख सकते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। हम ये आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं, जहाँ पे भारत की बहुमत आबादी शायद पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। तो सिनेमा माध्यम के ज़रिए आप अपनी बात उतने लोगों तक पहुँचा सकते हैं जो शायद किसी और माध्यम के ज़रिए संभव नहीं है। तो फिर इस माध्यम का प्रभाव ज़्यादा है, तो इस माध्यम में लड़ाई भी ज़्यादा है। तो आप अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई और उस बात को कहने से रोकना भी चाहता है, तो उसकी भी खींचतान यही होगी। तो सिनेमा एक तरह से उस मैदान की तरह आपके सामने आता है जहाँ पे हर कोई अपना एजेंडा, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मेरे लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए बुरा हो सकता है, आपके लिए अच्छा हो सकता है, मेरे लिए बुरा हो सकता है, ये सब है। और फिर जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो सिनेमा भी, हम आमतौर पे जब सिनेमा बोलते हैं तो हमारे दिमाग में लोकप्रिय सिनेमा जिसको हम देखते हैं वही होता है, पर वो सिनेमा का एक छोटा हिस्सा है ना। फिक्शन फिल्में तो सिनेमा का एक प्रकार है। इसके अलावा वृत्तचित्र फिल्में भी होती हैं। मैं अभी उनके इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, उनमें किस तरह की दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं। अगर हम उनकी बात ना भी करें तो भी आप जब फिक्शन फिल्म की बात कर रहे हैं तो वो तो शुरू ही इस बिंदु से हो रही है कि वो एक कहानी सुना रहे हैं। तो आप उससे ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वो किसी तरह की ऑब्जेक्टिविटी के साथ में बात कहेगी। और ईशान इस बात पे और रोशनी डालेंगे, लेकिन सब्जेक्टिविटी तो सिनेमा में उसी बिंदु से शुरू हो जाती है जब आप कैमरा ऑन करते हैं। क्योंकि वैसे भी मैंने सुना कि डायरेक्टर का मीडियम है फिल्म। डायरेक्टर जैसे कहानी सुनाना चाहता है वैसे सुनाता है। अब डायरेक्टर की क्या पृष्ठभूमि है, क्या विचार है, वो इस साल या कितने सालों से किसी एक बात से प्रभावित है और वो कहने के लिए एकदम कसमसा रहा है, इसका उस फिल्म पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल नहीं, वो तो हर टेक्नीशियन बोलेगा कि वो उनका मीडियम है। ये तो मैं जब राइटर से मिलता हूँ, राइटर कहते हैं कि सिनेमा लेखकों का माध्यम है, फिल्म मेकर्स कहते हैं वो उनका माध्यम है। या भारत में बहुत लंबे समय तक ये कहा जाता रहा कि स्टार सिस्टम है। अभी भी कुछ लोग ये कहेंगे कि स्टार सिस्टम टूटा नहीं है ओटीटी के आने के बाद भी, तो वो अभिनेता का माध्यम है ना, क्योंकि अभिनेता तय करता है कि सब सारा फीस लेता है, कौन सी उसके चेहरे पर लोग देखने आते हैं, कहानी तो वो बाद में सुनते हैं। और बहुत सारी सलमान की फिल्म आई, आमिर की फिल्म आई, बहुत सारी फिल्में बनती हैं या नहीं बनती हैं, उसी से तय होता है कि कौन अभिनेता ने हाँ कर दी फिल्म के लिए और किसी ने मना कर दिया। ये तो है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जो हम बात कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा को पहले हम एज अ थियोरी समझें कि ये मसला है क्या, बजाय इसके जाने के कि क्या क्या फिल्में बन रही हैं, कौन सी फिल्म क्या प्रोपेगेट कर रही है। अल्थुसियर नाम के एक विचारक थे, उन्होंने ये कहा था कि जो सिनेमा है वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस बनाता है, ISA, और उसका काम ये है कि ये एक मिथिकल और माइथोलॉजिकल ब्रिज बनाए इंडिविजुअल जो सिटीज़न है उसके बीच और स्टेट के बीच। और ये कई और स्कॉलर्स ने भी कहा है कि जैसे एक जैकस एल्यूल करके एक स्कॉलर है, उन्होंने ये कहा कि जो प्रोपेगेंडा है वो एक ओकेजनल टूल नहीं है मास कल्चर के लिए या मास मीडिया के लिए जैसे सिनेमा है। ये एक बहुत ज़रूरी माध्यम है कि एक जो इंडिविजुअल है उसको एक कल्चरल और एक पॉलिटिकल होल से कनेक्ट किया जाए, टू कनेक्ट द इंडिविजुअल। तो ये बहुत ज़रूरी है और यही बेसिस है जो हम कहते हैं कि सारी फिल्म्स इररिगार्डलेस, मतलब किसी और चीज़ के बजाय सारी फिल्में ही प्रोपेगेंडा हैं एक तरह से। और हमने उस प्रोपेगेंडा के मतलब को बहुत नैरो कर दिया है कि सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा ही होता है। प्रोपेगेंडा अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, जैसे जेंडर के प्रोपेगेंडा, मर्द क्या करते हैं, औरत क्या करते हैं, मर्द और औरत और जो तीसरे जेंडर हैं उनका क्या डिफरेंसेस हैं, वो सब जब सिनेमा में आता है तो एक चीज़, एक किस्म का एक विचार उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है। बिल्कुल, तो हर किस्म के प्रोपेगेंडा होते हैं और इसकी तो शुरुआत फिल्मों की शुरुआत से ही है। जब 1890s में जब फिल्में बननी शुरू हुई, हाँ, लूमियर ब्रदर्स ने फिल्में बनाई। उसके बाद ग्रिफिथ की पहली फिल्म जो थी बर्थ ऑफ अ नेशन, GW ग्रिफिथ की, उससे हम प्रोपेगेंडा फिल्मों का शुरुआत मानते हैं, जिसमें नेशन स्टेट के फॉर्मेशन की बात हो रही है और वो कैसे वाइट सुप्रीमिस्ट स्टेट है और उसमें इट्स अ रेसिस्ट फिल्म। ये जो ब्लैक्स हैं उनके खिलाफ ये फिल्म थी। तो नाम नोट करते चलिए, मज़ा आएगा आज। 1915 में ये फिल्म आती है और इस फिल्म के साथ दोनों बातें हैं। ये ख़ास तरह का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रही है जो उस समय की अमेरिका की एक ख़ास विचारधारा, जो बदल बदल के अमेरिका में कम या ज़्यादा दिखती रहती है, वाइट सुप्रीमेसी की, उसको आगे बढ़ाती है। लेकिन इस फिल्म के साथ में ये भी बात है कि सिनेमा के इतिहास में इस फिल्म को इसलिए भी याद किया जाता है कि कई
नैरेटिव टूल्स, सिनेमा की कई नई तकनीकें, या सिनेमा के अंदर कहानी को किस तरह से कहा जा सकता है, कैमरा फ्रेम से लेके उसकी एडिटिंग तक, उसमें कई नई चीज़ें पहली बार इस फिल्म ने इंट्रोड्यूस की। तो एक तरह से माइलस्टोन फिल्म है और एक तरह से ये एक बहुत ही घातक फिल्म भी है अगर आप उस विचारधारा से असहमति रखते हैं जिसकी ये बात कर रही है। तो एक प्रोपेगेंडा तो उसी बिंदु पे शुरू हो जाता है जहाँ पे आप अपनी बात कहना चाहते हैं और वो बात किसी एक ख़ास सोच से प्रभावित है, तो फिल्मों का इस्तेमाल उसी फिल्म से शुरू हो जाता है। और ये अमेरिका की राजनीति से ही नहीं जुड़ा हुआ है। दूसरी जगह पे अगर आप उसके बरक्स बटलशिप ऑफ पोटेम्किन नाम की फिल्म देखें जो सर्गेई आइजनस्टाइन, हाँ, जो रूस में बन रही है, जो क्रांति के विचार को सिनेमा के माध्यम से आगे बढ़ाती है, या सोवियत रशिया के अंदर सिनेमा माध्यम का इस्तेमाल करने की लिए जिस तरह से राज्य निर्देशकों को आगे बढ़ाता है, राज्य प्रायोजित फिल्में बनने लगती हैं। फिर यही चीज़ हम हिटलर के जर्मनी में देखते हैं कि संस्थान बनाए जाते हैं और तमाम जो फिल्में हाँ, थे उनको इस बात के लिए कहा जाता है, राज्य की तरफ से उनकी संस्थान को आगे बढ़ाया जाता है कि वो एक ख़ास तरह का नैरेटिव अपनी फिल्म के अंदर पेश करें। और अमेरिका भी करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो क्या आप ये कह रहे हो कि जहाँ ज़्यादातर फिल्में बनी हैं, पहले तो पश्चिम में बनी हैं, वहाँ सरकार ही फिल्में बनवा रही थी शुरू में ये पब्लिक का मीडियम नहीं था, ऐसा भी था? एक तो मैं इससे असहमत हूँ कि वेस्ट में ही फिल्में बनना शुरू हुई। मैं ये मानता हूँ कि सिनेमा का माध्यम तकरीबन समांतर रूप से भारत में भी विकसित हुआ है। तो जैसे इतिहास में ही हम बात कर रहे हैं कि 1895 में पहली फिल्में जो पेरिस में लूमियर ब्रदर्स ने बनाई, कुछ 6 या 7 महीने बाद वो फिल्में भारत में बम्बई में स्क्रीन हो रही थी, बन रही थी, स्क्रीन हो रही थी। और उससे 2 या 3 साल के अंदर भारत के फिल्म मेकर उस तरह की फिल्में बना रहे थे। देसी थे, अंग्रेज थे जो बना रहे थे? हिंदुस्तानी लोग। हरिश्चंद्र सखाराम भाटवड़ेकर, सावेदादा जिनका नाम है, वो 1899 1900 के आसपास उस तरह की फिल्में, जैसी फिल्में लूमियर 1895-96 से स्क्रीन करना शुरू करते हैं। हो सकता है आपकी सिनेमा की परिभाषा में वो फिल्में फिट ना बैठे। क्या था इनमें? उन फिल्मों में छोटे छोटे क्लिपिंग्स हैं, उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है एक्चुअलिटीज। कोई घटना घट रही है और आपने उसे फिल्मा लिया। अच्छा, शूट कर लिया। अच्छा। तो उसमें कहानी नहीं है। ओके। और कहानी नहीं है इस वजह से हमारी शायद सिनेमा की परिभाषा में वो फिट ना बैठे, क्योंकि अभिनय भी उसके अंदर है या नहीं, ये एक बहुत डिबेट का पॉइंट है। मेरा मानना है कि उनमें अभिनय है। अच्छा। क्योंकि जब आप कैमरे से कोई चीज़ शूट कर रहे हैं और कैमरा उस समय पे किसी भी व्यक्ति के लिए बिल्कुल नई चीज़ होगा और उसकी आकृति भी बहुत बड़ी होगी, तो आप वो कैमरा रख के शूट कर रहे हैं और आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आदमी कैमरे के सामने है, वो कैमरे की तरफ सीधा नहीं देख रहा है, तो ऑब्वियसली उसे ये बताया गया है कि आपको कैमरे को नहीं देखना है, उसे इंस्ट्रक्ट किया जैसे गया है। इस वक्त हम कर रहे हैं, जैसे हम कैमरे को नहीं देख रहे हैं, कैमरा नहीं देख रहे हैं, हम कैमरा एक नहीं दूसरे को देख देख रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि कैमरा है, हमें पता है कि कैमरा है। तो क्या ये अभिनय नहीं है? अगर आप किसी निर्देश पे कोई चीज फॉलो कर रहे हैं तो वो अभिनय के दायरे में क्यों नहीं आता? ये सही है। मिलिए एक्टर नितिन ठाकुर से। तो Thank you. डॉक्यूमेंट्री और फिक्शन, इसके बीच की रेखाएं भी आमतौर पे उतनी साफ बटी हुई नहीं होती हैं जितनी हम मानते हैं। और फिल्म मेकर आपकी बाटी हुई रेखाओं के अंदर ही फिल्म बनाएगा, ये भी कोई उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती। फिल्म मेकर के पास में ये छूट है कि वो जैसे चाहे अपनी बात कहे। नहीं, वैसे भी किसी भी चीज़ का जो व्याकरण है, ग्रामर है, वो तो बाद में बनता है। वो तो बाद में बनता है। तो एक फिल्म ऐसी ही होती है, कैमरा ऐसे ही चलाना है, फ्रेम से बाहर हाथ नहीं निकलना है, टाइप जो बातें हैं, हाँ, वो तो बाद में आएंगी। वो तो बाद में आएंगे। अभी ना इस जर्नी पे आगे चलेंगे। हाँ, मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाह रहा था कि जब हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम आमतौर पे भारतीय सिनेमा की शुरुआत में जिस व्यक्ति का नाम लेते हैं, दादा साहब फाल्के, हरिश्चंद्र ढूंढीराज, गोविंद ढूंढीराज फाल्के, उनकी भी कहानी अगर आप देखें तो सिनेमा की दुनिया में वो जब आते हैं, वो भी एक वेस्ट से आई हुई फिल्म देखते हैं, लाइफ ऑफ क्राइस्ट, और ये डॉक्यूमेंटेड है। और उस फिल्म को देख के वो कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, जैसे इन्होंने ईसा मसीह की कहानी दिखाई है, वैसे ही इस माध्यम से हम अपने भगवानों की कहानी, अपने देवी देवताओं की कहानी क्यों ना कहें, क्योंकि हमारे पास तो कहानियाँ हैं। तो वो जिस तरह की फिल्म बनाने की योजना बनाते हैं, जिस तरह की फिल्मों से हमारे सिनेमा का इतिहास शुरू होता है फिक्शन फिल्मों के साथ में, और उसमें दादा साहब फाल्के एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इनिशियली हम देवी देवताओं की कहानियां ही बता रहे थे, हम देवी देवताओं की कहानियों के नाम पर हमारे पास ये जो बड़ा संग्रह था, ये था, और हमें पता था कि ये है कहानियां। पर ये सब्जेक्टिव चॉइस है ना। आप
आप आज की तारीख में कहना चाह रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं कि नहीं यही चॉइस थी, पर ऐसा तो नहीं है। उस समय पे साहित्य में और भी 50 तरह की पर ये कहानियां होंगी। प्रोपेगेंडा तो नहीं था। नहीं, मेरे हिसाब से ये मैं तो ये मानता हूँ कि इसीलिए बनाई गई ताकि, क्योंकि नया माध्यम है, नए माध्यम से लोगों का एक जुड़ाव हो। जुड़ाव किस तरह होगा? जो ऐसी कहानियां जो उनको पता थी पहले से बचपन से वो पढ़ते आ रहे हैं, बस देख नहीं रहे थे। तो ये नए माध्यम को इंट्रोड्यूस, और लोग तो पूजा करने लगते थे। वो ऐसे कहानियां हैं कि सिनेमा हॉल जाते थे, और वो तो 90 तक के दशक में जब आपके टीवी पर रामायण महाभारत आते जय थे, संतोषी माता जब आई फिल्म तब भी यही हुआ। हमारे हिंदुस्तान में अभी तक यही होता है। अरे अभी भी जब रामलीला का मंचन होता है तो वो जो पात्र हैं वो एक्टर थोड़ी रह जाते हैं, वो उनके लोग पैर छूते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये उस समय पे भी हो रहा था, पर फाल्के तकनीक को भी बहुत अच्छी तरह जानते थे, और इस वजह से वो उन फिल्मों को बनाते हुए अपनी भी एक लेगेसी बना रहे थे, है ना। और इतिहास के विद्यार्थी हमारे साथ हैं ईशान, तो वो ज़्यादा बेहतर इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन इतिहास भी पढ़ने के हमारे तरीके हैं, उसमें भी बहुत सारी कई बार फाँक रह जाती है। तो आज की तारीख में हमारे पास में ये जो पूरा समय है, जिसको हम दादा साहब फाल्के एरा कहते हैं, भारत में मूक सिनेमा का जो दौर है, उस दौर की बहुत कम फिल्में हमारे पास में उपलब्ध हैं। फाल्के की फिल्में हमारे पास में हैं, इसलिए हम उनके आधार पे कह रहे हैं कि माइथोलॉजिकल सिनेमा का दौर है। लेकिन उस समय पे और किस्म की फिल्में भी बन रही थी। उस समय पे अरेबियन नाइट्स से आई हुई कहानी, अलादीन की कहानी, अली बाबा और 40 चोर, इन सब पे भी फिल्में बन रही थी, है ना। 20 के दशक तक आते आते सामाजिक किस्म के विषयों पर भी फिल्में बनने लगती हैं, और ये सारा मुख्य सिनेमा का दौर है। अब इसमें से ज़्यादातर फिल्में अब देखने के लिए हमारे पास में नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास में इतिहास की जानकारी जिस आर्काइवल सोर्स से आ रही है, वो आर्काइवल सोर्स हमारे पास में बहुत थोड़ा उपलब्ध है, तो हमारी इतिहास की उस दौर की समझ भी उन थोड़े से उदाहरणों के आधार पे है। तो हम उस एरा को किसी खास तरह के सिनेमा से जोड़ रहे हैं। हो सकता है अगर बाकी फिल्में मौजूद होती तो हमारी उस दौर की समझ कुछ अलग किस्म की होती। ठीक, तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ठीक। अच्छा, इसमें मुझे 2 सवाल है मेरे दिमाग में। पहला ये कि जब आप हिंदुस्तान में बनने वाली फिल्मों की बात करते हो, और हम आज जो पॉडकास्ट कर रहे हैं प्रोपेगेंडा फिल्म पर कर रहे हैं जी, तो अंग्रेज़ों के दिमाग में भी तो आया होगा कि हम क्यों ना यहाँ ऐसी फिल्में बनवाएं, चाहे देसी लोगों से या फिर अपने ही लोगों से, जिसमें हम ये बता सकें कि हमने यहाँ आकर तुम पर भला किया है। वही जो एक पुरानी धारणा है कि भाई गोरे लोग जो हैं काले लोगों का भला करने आए हैं। तो क्या ऐसी फिल्में नहीं बनी? प्रोपेगेंडा फिल्मों की शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए थी इंडिया में। और दूसरा ये, फिल्मों पर तो हम बात कर रहे हैं इस एक आर्ट पर कि प्रोपेगेंडा सिनेमा होता है, लेकिन क्या बाकी आर्ट्स में भी होता है? क्या प्रोपेगेंडा लिटरेचर लिखा जाता है? क्या प्रोपेगेंडा ड्राइंग्स की जाती हैं? क्या प्रोपेगेंडा नृत्य भी होता है? क्या है ऐसा और कलाओं में क्यों नहीं है, या है? प्रोपेगेंडा लिटरेचर तो बिल्कुल होता है। बिल्कुल है, वो तो बोलते बोलते मुझे जवाब मिल गया था अपने आप बिल्कुल वो उसके बिना तो बहुत कुछ नहीं हो पाता हमारे पास। और मैं कई सारे मैनिफेस्टो, कई सारी किताबों के जिक्र कर सकता हूँ जो प्रोपेगेंडा लिटरेचर का पार्ट मतलब इनफैक्ट जो पहला छापा खाना आया उसने बाइबल छापी। जी, तो बाइबल तो वो क्योंकि प्रोपेगेट करना था, वही प्रोपेगेट करना था, नॉट इन द नेगेटिव सेंस बट इन द न्यूट्रल सेंस। मतलब शुरुआत में प्रोपेगेंडा बुरी बात है ही नहीं ना। जी, लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे हिंदुस्तान में, तब से ही प्रोपेगेंडा सिनेमा हमारे हिंदुस्तान में है, जो कि न्यूज़ रील्स के फॉर्म में था, जो विदेश में भेजी जाती थी कहानियाँ यहाँ की, जो हिंदुस्तान में घटित हो रहा है। जो आज ब्रिटिश पाथ नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसमें कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जिससे मैं बहुत पूरी रात भी देख लेता हूँ। जी, तो वो बिल्कुल वो सारी प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, न्यूज़ रील्स वहाँ से शुरू हुई। फीचर फिल्में मेरे को नहीं लगता कि कोई आई हैव नॉट कम, मेरे सामने वो फिल्में नहीं आई हैं। तो 2 चीज़ें, एक तो ये हुआ कि हम जब सिनेमा की बात कर रहे हैं तो हम उन न्यूज़ रील्स को सिनेमा के दायरे में नहीं रख रहे, इस वजह से हमारी समझ अधूरी रह जाती है। हम तो आर्काइवल फुटेज बन रहे हैं कि जब हम कुछ बनाएंगे तो उसे यूज़ कर लेंगे। तो वो ब्रिटिशर्स द्वारा किस तरह की एक सच्चाई भारत की पेश की जा रही थी अपनी जनता के लिए भी, और भारत में भी जो लोग उनको देख रहे थे उनके लिए भी। दूसरा ये भी है कि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस समय पे वेस्ट का सिनेमा भारत में देखा भी जा रहा था। पश्चिम से आने वाला सिनेमा, वो उसमें ब्रिटेन से और इंग्लैंड से आने वाला सिनेमा भी शामिल है, और अमेरिका का सिनेमा भी शामिल है। और बहुत सारे ऐसे थिएटर थे
जो कि भारतीय फिल्में नहीं दिखाते थे, वो वेस्ट की फिल्में ही दिखाते थे। और ये एक लंबी लड़ाई थी कि जो भारत में फिल्में बन रही हैं उन्हें भारत में थिएटर मिले दिखाने के लिए। और ये लड़ाई 30 के दशक तक बहुत एक तरफा तरीके से लड़ी जाती रही, और उसके बाद में भारतीय फिल्मों को थिएटर मिलने लगे। तो जिन फिल्मों को आज आप भारतीय सिनेमा का इतिहास की प्रमुख फिल्में मान रहे हैं या कह रहे हैं, उन फिल्मों को अपने प्रदर्शन के लिए काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि सरकार उस समय पे अंग्रेज़ों की थी और उनमें से कई फिल्मों को सेंसरशिप का भी सामना करना पड़ा। और जिस तरह का नैरेटिव वो बना रही थी, उस नैरेटिव को अंग्रेज़ सरकार पसंद करे ना करे, उससे जिस तरह की दिक्कतें उभरती हैं वो भी थी। ऐसी फिल्में बन रही थी, ऐसी फिल्में बन रही थी। हमें लगा सिर्फ ऐसा लिटरेचर ही लिखा जा रहा था, नहीं कि बैन हो रहा था। अब आपने प्रोपेगेंडा गीत की भी बात करी थी कि गीतों में प्रोपेगेंडा, मैं तो सबसे अच्छा एग्जांपल मानता हूँ कभी प्रदीप का दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। वो रूसी हो या जापानी, उसमें वो एक लाइन भी आती द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे आया हुआ गाना है जी। और किस्मत उस गाने का 42-43 में आंदोलन के समय पे बहुत इस्तेमाल हुआ जी, क्विट इंडिया मूवमेंट के लेकिन दौरान। गाना सेंसरशिप से कैसे पास हुआ? अंग्रेजों को वो लगा कि ये हमारे खिलाफ है। बोला नहीं, जर्मन हो या जापानी, हम तो आपकी तरफ से बात कर रहे हैं। तो इस तरह की ट्रिक का मित्र राष्ट्रों का नाम कहाँ ले रहे हैं? मित्र राष्ट्रों का नाम, हाँ, ये तो अंग्रेज सरकार की तरफ से जर्मन और जापानी सेना को बाहर निकालने के लिए है, दूर हटो है दुनिया वालों। अच्छा, इसमें एक और मैं अगर स्कॉलरली वो एक शब्द और जोड़ दूं, हैरल्ड लेसवेल नाम के एक स्कॉलर हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा क्यों काम करता है उसके 4 मुख्य बिंदु हमें बताए थे अपने स्कॉलरशिप में। पहला तो है कि किसी एक एनिमी के खिलाफ हेटरेट, ये मॉडर्न पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इस गीत की बात हुई और आपने कहा एलाइज और वो जो द्वितीय विश्व युद्ध के दोनों सेनाएं थी। दूसरा कि जो एलाइज के साथ दोस्ती है उसे बरकरार रखना, ये दूसरा पॉइंट है प्रोपेगेंडा का। तीसरा है जो न्यूट्रल्स हैं, जिनका इसमें कुछ हाथ नहीं है, जो नॉन अलाइंड है, उनका कॉपरेशन हो, उनका साथ हमें मिले। और चौथा है जो एडवर्सरी है, जिसके हम खिलाफ हैं, उसको डीमोरलाइज किया जाए। तो मुझे लगता है उस गीत में शायद इन 4 बिंदु में से कोई एक बिंदु ब्रिटिश सेंसर्स को लगा होगा कि इसको लगा देना चाहिए, और उनको ये नहीं पता था कि इस गीत का क्या मतलब है और मायने क्या है, और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज़ादी के पहले की हिंदुस्तानी फिल्में या जो भारत में फिल्में बन रही थी, मूक फिल्मों के दौर की भी और भाषा के आने के बाद 30 और 40 के दशक के दौर की भी, उनको अगर आप देखें तो ये हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले की फिल्में हैं, लेकिन उस समय पे भी राष्ट्र की एक शक्ल उन फिल्मों के अंदर दिखने लगती है। इसी गाने की, जिस गाने की हम बात कर रहे थे, आप उसे यूट्यूब पे एक बार चला के देखिए। उस गाने के अंदर आपको गाने की शुरुआत ही एक नक्शे से होती है, भारत का नक्शा बनने लगता है। अब ये सारी चीज़ें ना आपके राष्ट्र की जो समझ है, और वो उन लोगों के लिए, उस आबादी के लिए जिस आबादी के दिमाग में अभी तक राष्ट्र की कोई एक निश्चित ठोस समझ नहीं है ना, क्योंकि हम एक फ्यूडल स्ट्रक्चर में थे और सामंती समाज से, राजाओं के राज्य से हम अंग्रेजी शासन के दौर में आ गए। तो एक लोकतांत्रिक राज्य कैसा होगा, उसको अलग अलग सिंबल से, झंडे का इस्तेमाल सिनेमा के अंदर आपको आज़ादी के पहले की फिल्मों में ही मिलने लगता है। वो झंडा तिरंगा झंडा नहीं है, वो उससे पहले के जो झंडे के रूप रहे होंगे वो झंडे हैं, जिसमें वो चरखा बना है, जिसमें चरखा बना है, और भी उससे पहले के जो रूप रहे होंगे। गानों में उसका इस्तेमाल होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक देश के तौर पे आपको इकट्ठा करने का काम कर रही है। राष्ट्रीय आंदोलन क्या कर रहा था आज़ादी के समय पे? वो देश की अलग अलग पहचानों को एक साथ एक छतरी के नीचे लाने का काम कर रहा था, जिससे कि वो एक साथ मिलके एक आंदोलन में भागीदारी कर सके, लड़ सके। गांधी को हम इसीलिए याद करते हैं। तो सिनेमा भी उसमें एक भूमिका निभा रहा था। अब गांधी के आंदोलन में भी प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल तो कई जगह पे है। गांधी भी जिस तरह से अपने सिंबल चुन रहे हैं, है ना, उसमें भी वो ये देख रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे जोड़ सकता हूँ। तो सिनेमा भी उस तरह की चीज़ें चुनने की कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे जोड़ सकता है, क्योंकि लोकप्रियता हासिल करना उसका एक लक्ष्य रहता है। वो उसका एक आर्थिक पक्ष भी है, उस पर अभी हम नहीं भी जाएं तो भी। तो जो ईशान ने 4 बातें कहीं, उनमें से पहली बात कि किसी विपक्षी के खिलाफ आपको एकजुट कर देना, कि बहुत आसान मनोभाव है पकड़ने में। किसी फिल्म मेकर के लिए बहुत जटिल मनोभाव पकड़ने के मुकाबले एक आसान मनोभाव पकड़ना, क्योंकि दर्शक से आपको एक रिश्ता बनाना है उस कहानी को सुनाते हुए, जिससे दर्शक आपकी कहानी से जुड़ जाए। तो किसी एक दुश्मन के खिलाफ अपने दर्शक को भावुक करके और
अपने साथ में मिला लेना तो आसान तरीका है, दुख दुख को जोड़ता है। तो इस वजह से इस तरह की फिल्में, इस तरह की कहानियों वाली फिल्में शुरुआत से आती रही हैं। उसकी शुरुआत बर्थ ऑफ द नेशन से ही हो जाती है और वो बदल बदल के आपके दुश्मन बदलते रहेंगे, आपका नैरेटिव बदलता रहेगा, लेकिन वो प्रोपेगेंडा दुश्मन के खिलाफ इकट्ठा करना वो हमेशा रहेगा। इसलिए यहाँ पे ऐसी कहानियों में नकारात्मक किरदार ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नकारात्मक किरदार कहानी को समझने के लिए या उस नैरेटिव को समझने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं बजाय हीरो के कैरेक्टर के। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में आपको मिलेंगी जिनमें विलन का कैरेक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस नैरेटिव को समझने। इनफैक्ट मुझे आपकी बातों से ये भी याद आया कि जब मैं सुकरात के बारे में पढ़ रहा था, और अब मैं बहुत बार इस उदाहरण को देता हूँ कि तब रंगमंच था, फिल्में नहीं थी। तो जब सुकरात घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, उनके खिलाफ एक असंतोष था, तो सीधा सीधा तो मारा नहीं जा सकता था इनिशियली तो कुछ लोग थे जो सोसाइटी के ये समझ रहे थे कि ये गड़बड़ है, आदमी तो इतना तो क्लियर हो रहा है। तो एक व्यक्ति था जो उस वक्त थिएटर करता था, उसने पूरा एक नाटक लिखा सुकरात के खिलाफ, और उसमें उसका जो एक्टर था वो एक्टिंग करता है और सुकरात को लगभग पागल दिखाता है और उसकी बड़ी बुरी मौत दिखाता है, और वो सिर्फ थिएटर पे हो रहा है, मतलब वो मंच पे हो रहा है, लोग हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और अंत में खुशी खुशी घर जा रहे हैं, जबकि सुकरात अभी जिंदा है, अभी उनकी गलियों में घूम रहा है, लेकिन उन्होंने मंच पे देखा सुकरात को मरते हुए, बहुत खुश हैं। पर अल्टीमेटली धीमे 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 एक पूरा सहमति बन जाती है इस बात को लेकर कि सुकरात को मरना तो चाहिए या सज़ा तो मिलनी चाहिए, और आखिर में होता है, सुकरात को विष का प्याला पीना पड़ा है व्लॉग। तो अभी बात करते हुए मेरे ख्याल में आया कि ये भी एक तरह का प्रोपेगेंडा थिएटर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो बात कह रहे थे उसका जवाब आपने ही दे दिया कि और माध्यमों में भी क्या प्रोपेगेंडा रहा है। बिल्कुल, थिएटर सिनेमा के आने के पहले, बल्कि थिएटर के लोग तो इस बात का आरोप लगाते हैं सिनेमा के ऊपर कि बहुत सारी उनकी दर्शक को सिनेमा ने उनसे छीन लिया, क्योंकि सिनेमा आपको थिएटर वाला मज़ा कई अलग अलग एंगल से देता है ना, और वो आपको तकनीक के सहारे ज़्यादा बेहतर तरीके से उस मनोभाव में ले जाता है। हालांकि जो थिएटर के लोग हैं या थिएटर पसंद करने वाले हैं वो मेरी इस बात से शायद सहमत नहीं होंगे। हालांकि पॉडकास्ट इस बारे में नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा मैं जवाब चाहूँगा। क्या फिल्में, जो सिनेमा है, वो थिएटर का एक विकसित रूप है या ये दोनों अलग चीज़ें हैं? थिएटर का कुछ हिस्सा सिनेमा के अंदर है, पर सिनेमा थिएटर का विकसित रूप नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से सिनेमा तो चित्रकला का भी विकसित रूप हो सकता है उस लिहाज से। सिनेमा नृत्य का भी विकसित रूप हो सकता है, सिनेमेटोग्राफी का हो सकता है। हाँ, तो तकनीक और कला, तकनीक ने हमको सिनेमा की को संभव बनाना, कैमरे के आविष्कार के साथ में वो सिनेमा संभव हुआ, और कला ने हमको उसका कथ्य दिया। तो जो हमारी कला है उसमें थिएटर का बिल्कुल हिस्सा है, लेकिन थिएटर अकेली चीज़ नहीं है उस कला को आगे बढ़ाने के लिए, और भी बहुत सारी कलाएं हैं जो उसके अंदर शामिल हैं। मैं तो कहता हूँ कि आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे सिनेमा के अंदर, क्योंकि जो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उसमें क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। हमारी फिल्में लंबे समय तक स्टूडियो में शूट की जाती रही है ना, आउटडोर से पहले। तो आप अपने घर की कल्पना आपकी कैसी है, परिवार की कल्पना आपकी कैसी है ना, क्या सुंदर है, क्या सुंदर नहीं है, कैसा किसी को दिखना चाहिए। ये मैं आपको ताज़ा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ कि आजकल आप किसी भी शादी में चले जाइए, जो शादी होती है उस शादी का रूप किसने तय किया है? फिल्मों के अंदर आपने जिस तरह की शादी होती हुई देखी है उसने तय किया है। तो अलग अलग तरह से सिनेमा के अंदर वो सारी चीज़ें तो मौजूद हैं जो कि हमारे समाज पर प्रभाव डाल रही हैं, और फिर समाज का प्रभाव सिनेमा पे भी पड़ता है। तो दोनों आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सही है। अच्छा, जब प्रोपेगेंडा की बात होती है, और मेरी समझ में जो मुझे पता चला था, आप लोग तो इस चीज़ के मास्टर हैं, आप बताइएगा, मुझे लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास ये कुछ ज़्यादा क्लैरिटी आने लगी, और हिटलर ने शायद इस मीडियम को ज़्यादा बेहतर समझा था, और गोएबल्स को ये जिम्मेदारी थी, 14-15 साल उसने इस जिम्मेदारी को निभाया भी, कि ऐसी फिल्में बने जो देखने में ये ना लगें कि कुछ आरोपित किया जा रहा है उनमें, बल्कि वो एक नॉर्मल फिल्म जैसी लगे, और पता चले फ्यूहर कितने महान हैं, जर्मनी कितना विकास कर रहा है, और वो डेमोनाइज कर रहा है अपने दुश्मनों को धीरे धीरे उसमें। तो क्या ये बात ठीक है, या उसके समानांतर भी और जगह भी ये काम हो रहे थे, या सबने हिटलर से ही सीखा उस दौर में? नहीं, मुझे लग रहा है हिटलर से पहले मसोलिनी ने शुरू किया ये
दौर, दोनों कंटेम्प्रेरीज रहे। बिल्कुल। लेकिन मुसोलिनी थोड़ा पहले रहा। हाँ, मसोलिनी जरा के सा। समय पर ज़्यादा शुरू हुआ। और इसका आपको अभी एक मूवी पर एक शो आया है, सन ऑफ द सेंचुरी करके, मसोलिनी के ऊपर, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें ये सब का जिक्र है कि कैसे उन्होंने, ही वॉज अ जर्नलिस्ट और लिखते थे, और उनका न्यूज़पेपर था, उससे उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन हिटलर ने उस चीज़ को परफेक्शन में लाया, और उसमें सबसे बड़ा मुझे लगता है योगदान है लेनी राइफेनस्टॉल का, जो पहले माउंटेन फिल्में बनाती थी, और माउंटेन फिल्मों के बाद उन्होंने प्रोपेगेंडा फिल्में बनाना शुरू किया, जिसमें 2 फिल्में मुझे लगता है मुख्यतः लोगों को देखनी भी चाहिए आज के ज़माने में। और आज के जो प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने के इच्छुक लोग हैं, क्योंकि अच्छा धंधा चल रहा है, तो उन्हें भी मतलब देखनी चाहिए। उन्हें भी देखनी चाहिए और समझना बनाओ पर चाहिए अच्छी तो बनाओ। कि एस्थेटिक ऑफ सिनेमा का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। कई सारे स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि जो नैरेटिव और स्पेक्टिकल और जो प्लॉट है, इन तीनों को ही इस्तेमाल करके सिनेमा बनता है, और यही 3 चीज़ें हैं जो प्रोपेगेंडा को गुड प्रोपेगेंडा बनाती हैं और इफ़ेक्टिव प्रोपेगेंडा बनाती हैं। तो जो 2 फिल्में मैं जिक्र करूँगा, एक ट्रायम्फ ऑफ द विल है, जो कि 1932 की रैली के ऊपर फिल्म बनाई गई थी। दूसरी है ओलंपिया, जो 1934 में आई थी, शायद 34 या 33 में आई थी। ये 2 फिल्में मुझे लगता है लोगों को देखनी चाहिए। और इसके अलावा एक फिल्म और है जिसका नाम मैं शायद भूला हूँ, लेकिन हिटलर यंग क्वेक्स नाम की एक फिल्म थी। मैं नाम शायद गलत होगा, लेकिन इसकी स्टोरी ये है कि एक डायरेक्शनलेस यंग लड़का है जिसको पता नहीं है, और छोर नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, दुनिया में क्या चल रहा है, और अनएम्प्लॉयड है। कोई उसका जानने वाला उसको एक प्रोपेगेंडा मटेरियल देता है, जिसमें फ्यूरर जो हिटलर है उसके बारे में, उसके क्या विचार हैं, उसके क्या कहने हैं, उसकी एक किताब उसको पकड़ा देता है। वो उसे पढ़ता है, और फिल्म में ये होता है कि पढ़ने के बाद उसके अंदर एक अचानक से एनलाइटनमेंट हो जाता है कि अरे, मुझे अब एक उद्देश्य मिल गया है मेरे जीवन का। और वो नाज़ी पार्टी ज्वाइन करता है, और उसमें वो बड़ा सफल होता है, बड़ा आदमी बन जाता है। ये फिल्म आई थी हिटलर के दौर में टू प्रमोट नाज़ी पार्टी का जो प्रोपेगेंडा था। तो ऐसी बड़ी मज़ेदार फिल्में उस ज़माने की। और वही चलती चलती जो आप भी मिहिर भाई बात कर रहे थे कि हम उसको सिर्फ हिटलर तक नहीं, हम तो स्टालिन के समय पे भी देखते हैं, जो कि थोड़ा लेट है। तो ये सब कंटेम्प्रेरीज हैं, बट थोड़ा सा आगे। जब स्टालिन ने सर्गेई आइजनस्टाइन से वो बनवाई नहीं, लेकिन सर्गेई आइजनस्टाइन ने बैटलशिप पोटेम्किन बनाई फिल्म। और बैटलशिप पोटेम्किन में वो कहते हैं इट इज़ अ मोन्टाज ऑफ अट्रैक्शन। जो मोन्टाज एक एडिटिंग डिवाइस है, वो एक्चुअली एक प्रोपेगेंडा फिल्म से निकला हुआ डिवाइस है, जो आज भी फिल्मों में इस्तेमाल होता है। अलग अलग तस्वीरों को जब आप एक साथ लगाते हैं, वो तस्वीरें एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, पॉडकास्ट की शुरू में लगाया, जब आपने शुरुआत में लगाई, तो वो एक प्रोपेगेंडा मटेरियल है। तो रशियन थियरी जो है वो यही कहती है कि अर्थ कहाँ है। अर्थ केवल आप जो देख रहे हैं उसमें नहीं है। हम आपको, कौन सा अर्थ? जो भी अर्थ आप उससे समझें। अरे हाँ, आप जो देख रहे हैं उसमें नहीं है, आप जिस क्रम से देख रहे हैं उससे अर्थ बनेगा जी। अच्छा, तो जैसे मीनिंग को कह रहे थे ना? इफेक्ट। हाँ, ठीक है, मुझे लगा क्या अर्थ। अच्छा, ठीक है। ओके, मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? ओके, तो ये प्रोपेगेंडा का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है समझाने का, कि 4 शॉट है ना, उदाहरण के लिए, जिसमें एक आदमी है जो दौड़ रहा है, फिर वो एक स्टेशन पे पहुंच रहा है, और तीसरे शॉट में एक ट्रेन जाती हुई दिख रही है, और चौथे शॉट में स्टेशन खाली है। आप इन 4 शॉट से क्या समझेंगे? इन 4 शॉट से तो एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उसको देर हो रही थी, वो ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन चली गई। आप इन 4 शॉट का क्रम बदल दीजिए। आप पहले एक खाली स्टेशन दिखाइए, उसके बाद में एक ट्रेन जाते हुए दिखाइए, उसके बाद में एक आदमी को दौड़ते हुए दिखाइए। वही शॉट है, आपने क्रम बदल दिया। अब आप दर्शक से पूछिए क्या अर्थ निकला, वो कहेगा कि एक ट्रेन चली गई और एक आदमी पहुंचा, उसकी ट्रेन छूट गई। तो अर्थ कहाँ है? अर्थ आपको किस क्रम से, ये मैं बहुत ही आसान करके आपको एक अवधारणा बता रहा हूँ, जो कि इससे काफ़ी जटिलता से इस्तेमाल हो सकती है फिल्म में। तो एक फिल्म मेकर इससे भी तय करता है अपनी बात कैसे कहेगा, कि वो क्या दिखा रहा है, और इससे भी तय करता है कि वो क्या नहीं दिखा रहा है, इससे भी तय करता है कि वो किस क्रम से दिखा रहा है ना। तो आपको अर्थ कैसे हासिल होगा, ये फिल्म मेकर अपनी पास में उसकी ताकत रखना चाहता है।
और जितना अच्छा फिल्म मेकर है उतनी अच्छी तरह से वो बात कह सकता है। पर ये भी बात है कि वो बहुत ऑब्वियस ना हो जाए। आपको अगर ये एहसास हो जाएगा कि फिल्म मेकर मुझे कुछ समझाना चाहता है तो आप भाग लेंगे, है ना, क्योंकि आप फिल्म मज़े के लिए देखने आए हैं। आपको ज्ञान तो आपके स्कूल कॉलेज के अंदर लोग पहले ही बहुत दे रहे हैं, है ना। तो इस वजह से भी फिल्मकार के पास में कुछ कहने के लिए होते हुए भी वो आपको ये एहसास नहीं करवाना चाहता कि वो आपको कुछ समझाना या बताना चाहता है। और जो आप इससे पहले बात कह रहे थे कि हमारी रियलिटी की समझ, हमारी यथार्थ की समझ कैसी है, उससे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है ये कि हम किस फिल्म को प्रोपेगेंडा मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। तो एक अच्छा प्रोपेगेंडा वो है जो कि आपको देखते ही ना लगे कि यार ये तो हमको कुछ घुट्टी पिलाने की कोशिश कर रहा है ना। एक नॉर्मल फिल्म लगनी चाहिए मुझे, एक नॉर्मल फिल्म लगनी चाहिए। और वो हमारी रियलिटी की समझ कैसे बनती है उस पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें एक और चीज़, अगर इस पे एक और आयाम हम इसमें जोड़ें, वो है सच का। जो हमें लगता है कि सच है, अगर वो फिल्म में दिखा रहे हैं और उससे कुछ अगर पढ़ा भी रहे हैं, तो हम आज का मॉडर्न स्पेक्टेटर उसमें कोई हर्ज उसको होता नहीं है। क्योंकि कई फिल्में हमने देखी हैं जो मार्केट में आई हैं, फिल्म रिलीज़ हुई हैं और उन्होंने अच्छा कारोबार किया है, वो सारी जब हम एज स्कॉलर्स देखने जाएंगे हमें लगेगा ये तो बिल्कुल हमें कुछ सिखाने की कोशिश हो रही है, कुछ प्रोपेगेट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब आप लोगों से पूछेंगे कि आपको क्या लगा, उन्होंने कहा इन्होंने सच तो दिखाया है। अगर एक फिल्म में डॉक्यूमेंट्री फुटेज डाली गई है किसी एक टेररिस्ट अटैक की और वो बोला गया है सच है, तो आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं उस चीज़ को। तो सच और झूठ क्या है, वो भी इसमें एक नया आयाम हमें लगता है जोड़ेगा इस बातचीत में, जो कि लोगों को करनी चाहिए ये बात कि ट्रूथ हु डिसाइड्स, सच कौन डिसाइड करता है कि सच क्या है। क्या वो फिल्म मेकर डिसाइड करता है, या वो स्टेट या सरकार डिसाइड करती हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, या वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कलेक्टिव सच क्या है। जैसे मैं सबसे बड़ा एग्जांपल जो देता हूँ, मणिकर्णिका जो फिल्म आई थी 2018-19 में आई थी, हमारी कंगना जी की फिल्म, और दूसरी सोहराब मोदी ने 1960 में फिल्म बनाई थी, 60 या लेट 50s में, झांसी की रानी। दोनों एक ही मुद्दे पर हैं, दोनों झांसी की रानी की ज़िंदगी पर हैं। हमारी महान सेनानी थी और उन्होंने 1857 में लड़ा था और बड़ा रोल अदा किया था। दोनों फिल्म बहुत ही अलग अलग फिल्में हैं, उसमें एक सीन सिमिलर है। आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, आप सब भी प्लीज़ जाके देखें कि एक सीन है जहाँ पे झांसी के युद्ध हो रहा है और जो ब्रिटिश हैं उन्होंने मंदिर के पीछे जाके शरण ले ली है। ये कहानी हमने सुनी है कि वो किले से वहाँ से गोलाबारी हो रही थी और यहाँ से ये लोग गोलाबारी कर रहे थे। तो उनका सेनापति, रानी झांसी का सेनापति जाके रानी से कहता है कि अब हम क्या करेंगे, जो ब्रिटिश तोप मंदिर के पीछे है। हाँ, तोप मंदिर के पीछे छुप चुकी है, अगर हम गोलाबारी करेंगे तो मंदिर टूटने का खतरा है। तो मणिकर्णिका में दिखाया कि रानी झांसी कहती हैं कि कोई बात नहीं, आप कुछ ना करें, मैं जाके खुद लड़ूंगी, और शी गोज एंड फाइट्स। वेरी ब्रेव ऑफ हर, एंड इट्स दैट्स व्हाट इज शोन फॉर, मतलब बहुत सारे लोगों को लगेगा वो सच है। लेकिन अब आप अगर दूसरी फिल्म देखेंगे, और इन दोनों की कहानियों का इतिहास से लेना देना हो ना हो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं आप सबको बता दूं, अगर आप लोग नहीं जानते, आप प्लीज़ किताबों से इतिहास पढ़ा करें, फिल्मों से नहीं। तो दूसरी जो कहानी है सोहराब मोदी की झांसी की रानी में सेम आता है। वो जो उनका सेनापति कहता है कि रानी इधर मंदिर के पीछे दुश्मन है, क्या करें। तो वो कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम गोलाबारी करो, भगवान अपनी रक्षा खुद कर लेगा। और अंत में भगवान अपनी रक्षा खुद कर लेते हैं, मंदिर को कुछ नहीं होता। तो अब क्या हुआ कि मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ गई है, और मतलब आप समझ सकते हैं इन दोनों चित्रों को अगर आप एक साथ देखेंगे तो अब प्रोपेगेंडा क्या है, सच और झूठ क्या है, उसके बीच का भेद आपको पता चलेगा। ये एक इंटरेस्टिंग आयाम है एज अ स्कॉलर, हम अगर देखें तो इसको। ये बड़ी अच्छी तुलना है। इसमें एक ही प्रसंग दो अलग अलग फिल्मों में आया है, और दो फिल्मों के बीच में अंतर क्या है। दो फिल्में, एक 1950 के दशक की नेहरू के दौर की है और एक आज के फिल्म और एक आज के दौर की फिल्म। तो कहीं एक फिल्म मेकर बनाने वाला सेकंड गेस करने की भी कोशिश करता है कि मेरे जो दर्शक है वो किस तरह का नैरेटिव पसंद करेगा, वो इस सच को कैसे ग्रहण करना चाहेगा, और उसमें वो अपने सच को थोड़ा बदलता भी है।
तो इसी तरह का एक और उदाहरण हो सकता है। हम जो और ये मैं इसको ये इस तरह से कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह की फिल्में बन रही हैं, क्योंकि हिंदी सिनेमा में, खासतौर पे लोकप्रिय हिंदी सिनेमा में एक लंबा दौर हमने ऐसा देखा है कि लोग असल घटनाओं के ऊपर फिल्म बनाना की कोशिश नहीं करते थे या बहुत कम करते थे। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमारे स्टेट का, हमारे राज्य का, सेंसर बोर्ड का, तमाम चीज़ों का इतना दबाव उन पे था कि असल घटनाओं को और असल नामों के साथ तो बिल्कुल ही दिखाने से बचा जाता था, है ना। कोई भी ऐसा विवादित विषय ना आए जो कि हमारी फिल्म पे आगे किसी तरह का खतरा हो। हालांकि इसके अंदर और भी तमाम तरह के पहलू आज भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसी फिल्में बन रही हैं जो कि असल घटनाओं से प्रेरित हैं, और मैं तो सब तरह की फिल्मों को देखना पसंद करता हूँ। हर तरह के नैरेटिव मेरे हिसाब से फिल्म में बनाया जा सकता है, क्योंकि फिल्म जब शुरू होती है उसी पॉइंट पे हम ये कह रहे हैं कि वो एक कहानी सुना रहा है। वो अगर ये दावा नहीं कर रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट्री आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं दिक्कत है इससे कि उसके अंदर जो हो रहा है वो असल में हुआ था उससे कितना अलग है ना। पर फिल्म मेकर भी ये कोशिश करता है कि वो असल के आसपास रहे, जिससे कि दर्शक की जो एक समझ है सच की, वो उस दायरे से बाहर ना जाए। तो जो अभी जिस फिल्म पे इतनी चर्चा हुई, जिसका आपने भी अपने धुरंधर, हाँ, धुरंधर की शुरुआत एक घटना से होती है। अब वो हमारे हालिया इतिहास की घटना है, उस पर खुद फिल्म बनी है, उस घटना के ऊपर भी वेब सीरीज बन चुकी है। अब उसी घटना को आप दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग तरह से पेश किया जाता देख रहे हैं। जो उस समय के हमारे रक्षा मंत्री थे, उनकी दोनों के अंदर भूमिका है, और दोनों में वो फिक्शनल कैरेक्टर के तौर पे आपके सामने आए हैं। एक में उनका चेहरा किसी अलग तरह का दिखता है, दूसरे में किसी अलग तरह का दिखता है। अब आप क्या कहेंगे, कौन सा सच है, कौन सा झूठ है? मुझे तो इससे भी दिक्कत नहीं है कि वो रक्षा मंत्री कोई ऐसी चीज़ करें जो बिल्कुल झूठ हो, है ना। मैं तो इससे भी खुश हूँ कि अभी रंग दे बसंती के 20 साल पूरे हुए हैं। रंग दे बसंती के फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा एक जगह पे कह रहे थे कि उस समय पे जो मिग विमान के साथ में घटनाएं हो रही थी, और ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि मिग एक्सीडेंट हो रहे थे। और उन्होंने कहा कि मुझे इतना गुस्सा आया क्योंकि उसमें कुछ भ्रष्टाचार की खबरें भी आई और रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार की खबरें आई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं कुछ करूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे कानून के दायरे में रहना है। पर मैं फिल्म में तो कुछ भी कह सकता हूं, मेरे पास वो छूट है। तो मेरी फिल्म में एक किरदार है जिसको गुस्सा आता है, और वो जाके सुबह सुबह घूमते हुए रक्षा मंत्री को गोली मार देता है। अब आपको इस सच से दिक्कत हो सकती है, पर फिल्मकार अपनी फिल्म के अंदर ये बात कह सकता है, इतनी छोटी से उसे होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से आज भी अगर कोई फिल्मकार किसी हालिया इतिहास की घटना पे फिल्म बनाना चाहता है, एक फिल्म मेकर है हनीत रेहन, उन्होंने एक फिल्म बनाई है पंजाब 95 फिल्म है, वो भी एक हालिया घटना के बारे में है। आप कह सकते हैं कि वो उनका सच है या वो अपनी तरह से सच पेश कर रहे हैं, पर वो फिल्म क्यों नहीं बना सकते? और अगर बनाई है तो वो हम देख क्यों नहीं सकते, लोगों को दिखाई क्यों नहीं जा सकती है? आपको मुझे ये समझ होनी चाहिए कि हम फिल्म से अपने इतिहास की समझ क्यों हासिल कर रहे हैं। हम अपनी सारी रियलिटी को, सिनेमा उसे कैसे पेश कर रहा है, उसके ऊपर, सिनेमा के ऊपर इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? सिनेमा क्यों आपको ये बताएगा कि 2001 की कोई घटना में कौन सही था कौन गलत था? फिल्म मेकर को आप अपने राजनेता का दर्जा भी दे रहे हैं, अपने अध्यापक का भी दर्जा दे रहे हैं, अपने परिवार का भी दर्जा दे रहे हैं। सारी समझ जो आपको अलग अलग जगहों से हासिल करनी चाहिए, वो आप चाहते हैं कि फिल्म मेकर सब आपको दे दे। नहीं, क्या हम फिल्मोन्मुखी राष्ट्र हैं इसलिए? मुझे तो लगता है कि हम फिल्मोन्मुखी राष्ट्र हैं। हम जितना फिल्मों के ऊपर लड़ते हैं, केवल फिल्म ही नहीं, मतलब हम फिल्मों के ऊपर लड़ते हैं, हम साहित्य के ऊपर लड़ते हैं, हम राजनीति के ऊपर लड़ते हैं। पर उसकी एक वजह ये, मैं इसको सिनेमा की ताकत मानता हूँ। क्रिकेट भी उसमें है, क्रिकेट भी मैं इसलिए से जोड़ रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब आप जो सवाल कर रहे हैं ना, इसका जवाब शायद ये भी हो सकता है, मेरा जवाब जो हो सकता है कि जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है, भाई आप उसके जो हो, अब लाभार्थी हो, आप जिस मीडियम में काम करते हो, पॉपुलर हो गया तो आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, आप जहाँ जा रहे हैं लोग आपको पहचान रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा हो गई, चाहे आर्ट में काम करते हुए, चाहे आर्ट से अलग भी। तो शायद इसलिए भी फिल्म मेकर्स या क्रिकेटर्स या पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी उनसे ज़्यादा है जो हम जैसे लोग हैं। ठीक है, आपको ताकत मिल रही है, आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, पर इस सोसाइटी, इस समाज की समझ के साथ में, जहाँ पे आप फिल्म मेकर से ही उम्मीद कर रहे हैं कि वही आपको बताएगा कि आपका इतिहास क्या होगा, तो आप पहुँचेंगे कहाँ? ये भी तो ज़रा सोचिए ना। हम अगर किसी, और फिल्म मेकर को क्यों ये सारी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो एक ऐसी इतिहास की समझ आपके सामने प्रस्तुत करे जो
किसी का नुकसान पहुंचाने की तरफ आपको ना प्रेरित करे। ये दबाव फिल्म मेकर के ऊपर ही क्यों है? नहीं तो आप डिस्क्लेमर में कह के हट तो जाते ही हैं कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है, पर अपने विवेक से काम लीजिएगा। संयोग है बाकी सब। तो डिस्क्लेमर एक रास्ता तो आपने दे ही दिया है। और वो एक्चुअली बाहर ये भी दावा कर रहे होते हैं उसी टाइम कि आप जरूर देखिए, ये आपकी आंखें खोल देगी, ये कर देगी। वो सारे वो इशारे कर रहे हैं कि हम सच दिखा रहे हैं। ये चीज़ है जिसको फिल्म मेकर को जिसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि वो जब ये दावा करता है कि वो सच दिखा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने माध्यम के बारे में आपको एक ऐसी छवि पेश कर रहा है अपने माध्यम की जो है नहीं, है ना। वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहा है, और बल्कि डॉक्यूमेंट्री के साथ में भी डिबेट हो सकती है। मैं ईशान से हम यही बात कर रहे थे आने के पहले कि आप कैमरा ऑन करते हैं, वहीं तय हो जाता है कि आपका एक नज़रिया है। क्योंकि आप नाटक देख रहे हैं तो आप जहाँ बैठे हैं उससे आपका नज़रिया तय हो रहा है। फिल्म में तो हर शॉट के साथ में आपको तय करना पड़ेगा कि मेरा कैमरा इस घटना को या इस व्यक्ति को या इस ऑब्जेक्ट को कहाँ से देखेगा। आप बिलो द आई लेवल शॉट ले रहे हैं, आप आई लेवल शॉट ले रहे हैं, आप अबाउ द आई लेवल शॉट ले रहे हैं, उसी से किरदार के अर्थ बनने लगते हैं। मतलब देखने वाले को भले ही एहसास ना हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो उसके साथ होने की कोशिश है, करने की कोशिश है, वो असल में कहीं हो तो रहा है। बिल्कुल। और अभी जो आप उससे मैं अभी भूल गया, बहुत बढ़िया बात जो आप कह रहे थे, अब मेरे दिमाग से निकली, बताऊंगा आगे। हाँ, लेकिन इसमें मिहिर भाई जो बात आप कर रहे हैं ये अभी का हालिया इतिहास की बात है कि हमारे सामने घटित हुआ। हम सब उस समय थे जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, और फिर भी हम लोग उस ट्रैप में गिरते हैं कि जो सिनेमा में दिखाया जाता है, वो जो इल्यूजन ऑफ रियलिटी क्रिएट होती है। लेकिन क्योंकि मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, कोशिश रहती समझने की। सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय पे भी ये हिस्टोरिकल रिविजनिज्म, इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए कि जो डिबेट है, और उसमें हमें ज़रूर आना चाहिए। ताकि अब 2 एग्जांपल अगर आप लें, आज के जो फिल्में इतिहास पे बनती हैं, पुराने इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास पे जो फिल्में बनती हैं, जिसमें मुग़लों को एक किस्म से दिखाया जाता है, आक्रांता बना के दिखाया जाता है, इन्वेडर्स दिखाया जाता है, उसी जॉनर की एक फिल्म है, हुमायूं नाम की फिल्म थी, 1945 में आई थी। ब्रिटिश तब थे हिंदुस्तान में। लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया, सोहराब मोदी की शायद फिल्म है जहाँ तक मेरा मानना है, उस फिल्म में एक माइथोलॉजिकल स्टोरी, माइथोलॉजिकल है या असल है ये मैं नहीं कह सकता, मैं मध्यकालीन का छात्र नहीं हूँ, लेकिन एक कहानी है जो हम सब ने सुनी कि हुमायूं को एक राजपूत रानी ने राखी बांधी थी, जिससे कई लोग कहते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत होती है। वो कहानी ऐसी है, शायद कर्णावती। हाँ। और ये समय वो था जब हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाना था, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए सब एक साथ आए थे और सबका योगदान है इस देश की आज़ादी में। फिल्म मेकर ने आखिरी सीन जो है उस फिल्म का ये दिखाया है कि उस रानी ने उनको ख़त लिखा और हुमायूं ने कहा कि अब मैं जाके जो है उसके लिए लड़ूंगा और मैं जीतूंगा ये लड़ाई, और वो जीतता भी है। और एक मुसलमान के खिलाफ ही जीत जाता है। एक मुसलमान के खिलाफ ही क्योंकि फिल्म का ये दिखाना था कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। हाँ, आज हमें साथ रहना है जी। तो वो एक साथ लाने का जो कम्युनल हार्मनी। अब ऐसे ही जोधा अकबर जो फिल्म आई थी 2008 में आशुतोष गोवारिकर की, उसमें भी कई लोग कहेंगे ये भी प्रोपागेंडा है कि आपने मुसलमान शासक को इतना अच्छा कैसे दिखाया जो राजपूतों के साथ उनके अलायंस है, जो कि हिस्टोरिकली ट्रू है। जो अलायंसेस थे वो तो इतिहास का पार्ट है। आप प्रोफेसर हबीब को पढ़ें या तमाम स्कॉलर्स को पढ़ें, आपको बहुत साफ हो जाएगा। हालांकि आरोप उन पर भी हैं। हाँ। ये भी तो प्रोपेगेंडा हिस्ट्री लिख रहे हैं। जी बिल्कुल। वो तो अब थोड़ी देर पहले हम यही तो कह रहे थे कि कहाँ नहीं है ये आरोप। नहीं यार, तो बिल्कुल। और आज की जो फिल्में आप देखिए, पानीपत या तान्हाजी या संभाजी, उसमें कई ऐसे तथ्य हैं जो दिखाए नहीं गए हैं और बस उनको चला दिया गया एक तरफा। तो ये भी एक बहुत मुझे लगता है ज़रूरी। तो जो मुझे बात मैं भूल गया था वो अब याद आई। आप जब डॉक्यूमेंट्री की बात कह रहे थे, मुझे याद है कुछ साल पहले मैं शायद अमेजन प्राइम पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, जिसमें वो बता रहे थे कि जो जेफ बेजोस हैं उन्होंने कैसे कैसे बहुत चालाक व्यक्ति हैं, कैसे अपना साम्राज्य निर्माण किया है, ये किया है, और वो अमेजन पर चल रहा है जो खुद उनका ही प्रोडक्ट है। तो वो चल रही है और बीच में एक जगह पर जो वॉइस ओवर है उसमें वो बताता है कि जेफ ने धीरे धीरे हर मीडियम को अपने कब्जे में ले लिया है और वो बहुत समझदारी के साथ, चालाकी के साथ सबको अपने हिसाब से चला रहे हैं। इनफैक्ट जिस मीडियम पर आप ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं वो भी उन्हीं का है।
इस लेवल की ईमानदारी तो थी पर मैं नितिन एक और बात कहूँगा, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो एक ख़ास नैरेटिव के साथ में बनाई जाती हैं, लेकिन सिनेमा बड़ा दिलचस्प माध्यम है। जब आप कैमरा शूट करने के लिए ऑन करते हैं और जब आप 1-2 घंटे की या 3 घंटे की फिल्म शूट बनाते हैं और उसे दर्शक के सामने पेश करते हैं, तो आपको लगता है आप सारा नैरेटिव कंट्रोल कर रहे हैं, पर कई बार ऐसी चीज़ें भी उनमें आ जाती हैं जो शायद आपके नैरेटिव से अलग हो या उससे मैच ना करें, है ना। इस तरह के भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप 50 के दशक की फिल्मों की बात करें, हम अपने जहाँ पे हम खुद पार्टी होते हैं ना, वहाँ पे हमको चीज़ें समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो अपने समय से पीछे के समय पे जाके बात करना या किसी और एरा के बारे में बात करना थोड़ा सा आसान होता है, ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी सी आसान होती है हमको हासिल करना। 50 के दशक की बात करें, हमने दो फिल्मों का जिक्र हम यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों ही फिल्में मेरे ख्याल से हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं उन्होंने ज़रूर देखी होगी। एक मदर इंडिया है, एक मुगल आज़म है। अब मुगल आज़म का बनाने वाले अगर ये दावा करें कि हम आपको सच दिखा रहे हैं, यही असली सच है, तो आप क्या कहेंगे? मुगल आज़म इतिहास तो नहीं है, नहीं। आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, पर जिस समय पे वो फिल्म रिलीज़ हुई थी 1960 में, उस समय पे जिस तरह की किरदार, जिस तरह के नैरेटिव, जिस तरह की राष्ट्र की कल्पना वो पेश करना चाहते थे, वो उससे कहीं बहुत गहरे जुड़ती है। इसी फिल्म को बहुत पसंद भी आपने किया बहुत अच्छा फिल्म का जिक्र कर दिया। मुझे अभी याद है मुगल आज़म का जो ओपनिंग मोनोलॉग है, जब वो मैं हिंदुस्तान हूँ से जब शुरुआत होती है और वो हिंदुस्तान की कहानी है कि मेरे ऊपर कई लोगों ने राज किया, कई लोग आए, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा था जो अकबर था, वो उसी से शुरुआत होती है इस फिल्म की। और आपने सही बोला, वो बिल्कुल इतिहास नहीं है, क्योंकि अनारकली का होना ना होना एक बहुत बड़ा डिबेट है। और मे भी उसके बाद ही एस्टेब्लिश हुआ कि अनारकली तो थी, ये बन गया, एक सच हो गया, अब तो सच हो तो गया। अगर किसी समय पे इस कहानी को भी सच मान लिया जाएगा तो आप कहेंगे कि सिनेमा इतिहास सुना ही नहीं रहा है, इतिहास बनाने का काम भी कर रहा है हमारे देश में। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, मदर इंडिया है ना। मदर इंडिया फिल्म की तकरीबन सारी कहानी फ्लैशबैक में चलती है। फिल्म शुरू होती है, फ्लैशबैक में चली जाती है, आखिर में वापस आती है। और जो उसका क्लाइमैक्स है, जहाँ पे जो फेमस सीन है जिसमें नरगिस सुनील दत्त के कैरेक्टर को गोली मारती हैं, कहती हैं मैं बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती, उसके ठीक बाद में वो उस किरदार को गले लगाती हैं। अगर आप वो फिल्म देखेंगे, उसका क्लाइमैक्स देखेंगे, हम उसका क्लास में कई बार इस्तेमाल करते हैं, और वो बड़ा दिलचस्प तकनीक का इस्तेमाल किया है उन्होंने कि वो अपने बेटे को गले लगाती हैं, बेटे के पीठ में गोली है, खून बह रहा है, और वो अपने हाथ से उस खून को रोकने की कोशिश करती हैं, और उसी पॉइंट पे सुपर इम्पोज होके फिल्म वर्तमान काल में वापस आती है, जहाँ पे एक डैम का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से पानी बहना शुरू होता है, लाल पानी, और उस पानी का रंग है खून का रंग, यानी लाल, है ना। अब हो सकता है, जितना मेरी समझ है, फिल्म मेकर ने इस सीन को इमेजिन करते हुए ये सोचा होगा कि मैं इस किरदार का त्याग दिखा रहा हूँ कि राष्ट्र के लिए लोगों ने कितना त्याग किया। या 57 में जब फिल्म रिलीज हुई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बांध हमारे आधुनिक भारत के मंदिर है ना, और देश के लिए त्याग करना के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो हीराकुंड परियोजना, बाकड़ा नागल डैम सब बन रहे थे, उस समय पे एक ऐसे किरदार को पेश करना जो अपने बेटे की कुर्बानी दे रहा है देश के लिए, है ना। एक बांध का खुलना और उसमें उसकी बेटे के बहते हुए खून का मिल जाना, ये उनके लिए एक आदर्श होगा। लेकिन आज जब मैं वो फिल्म देखता हूँ, मेरे लिए वो एक ख़ास तरह की रियलिटी भी है कि कितने ऐसे किरदार रहे होंगे जिन्होंने अपना हिस्सा, अपना सुख, अपना न्याय, अपना जो भी उनकी भागीदारी थी वो छोड़ दी, क्योंकि देश उनसे त्याग मांग रहा था। आज 50 साल के बाद अगर वो हमसे आके ये सवाल पूछें कि जिन लोगों ने वो त्याग किया, उन्हें वो सब मिला जिनका वादा राज्य ने उनसे किया था, तो क्या उन्हें ये सवाल पूछने का हक है? ये फिल्म तो कहती है कि उन्होंने त्याग किया था। तो क्या ये एक सकारात्मक कहानी है, या ये उस दौर के अंदर एक ऐसे किरदार को दिखाती है जो त्याग कर रहा है, लेकिन उसे क्या मिला ये तो 80-90 के दशक के बाद हम तय करेंगे। तो सच्चाई वो भी है जैसे फिल्मकार दिखाना चाहता है, और सच्चाई वो भी है जैसे हम उसे देखना चाहते हैं। ऐसे ही मुझे बात करते करते नया दौर भी याद आई। मशीन के खिलाफ थी, मशीन के खिलाफ थी, मशीन आ रही थी।
ये भी दिलचस्प इनफैक्ट है। गांधी जब ब्रिटेन गए तो मशीनों के खिलाफ बोल ही रहे थे। फिर हिटलर की भी एक फिल्म आती है जिसमें वो भी मशीन के खिलाफ कुछ करते हैं। फिर हिटलर की एक और हिटलर कह रहा हूँ, चैपलिन की फिल्म आती है जिसमें मशीन पे बात कर रहे हैं। और Modern चैपलिन की ये फिल्म है जिसमें वो हिटलर को भी द ग्रेट डिक्टेटर। द ग्रेट डिक्टेटर, जिसमें वो थोड़ा सा हास्य व्यंग्य पैदा कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त के लोग महसूस कर पा रहे होंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। और नया दौर के अंदर भी आप देख लीजिए कि वो आपको एक खास तरह का नैरेटिव पेश कर रहे हैं, जिसमें एक देश बनता हुआ दिख रहा है, भले ये गांव के स्तर पे दिख रहा है, लेकिन लोग साथ आ रहे हैं, साथ मिलकर किसी एक उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। क्या इस नैरेटिव की उस समय पे ज़रूरत थी? क्या ये भी एक किस्म का प्रोपेगेंडा है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि एक उद्देश्य के लिए लोगों को अपनी अपनी लड़ाई भूल जाना चाहिए, और वो लड़ाई भूलने का मतलब जाति की लड़ाई भूलना भी है, वो लड़ाई भूलने का मतलब धर्म की लड़ाई भूलना भी है, वो लड़ाई भूलने का मतलब इलाके की लड़ाई भूलना भी है, भाषा की लड़ाई भूलना भी है। फिर उस समय स्वदेश भी दिमाग में आती है, जब आप ये वाली बात कहते हैं। तो इस वजह से मैं मानता हूँ कि स्वदेश जैसी फिल्म या चक दे इंडिया जैसी फिल्म कुछ मायने में उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाने वाली फिल्म है जो 50 और 60 के दशक की फिल्में कर रही थी। तो इस लिहाज से इन फिल्मों की जो शैली है, या जो इनका कहने का तरीका है, या जो बात कह रही हैं, वो 50 या 60 के दशक की फिल्मों से बहुत मिलता जुलता है। लेकिन राजनीति तो 80 और 90 के दशक में बहुत बदल गई। वो जो दौर था जिसमें हम अपनी अलग अलग पहचानें भूल के एक देश बनाने के लिए लड़ रहे थे, वो तो 90 के दशक में पूरी तरह से एक अलग तरह की राजनीति हमारे साथ में आती है, जहाँ पे अपनी अस्मिता की बात करना, राज्यवार अस्मिता की बात करना, ये सब चीज़ें नकारात्मक नहीं सकारात्मक हो गई। आज के समय में जब किसी स्टेट का पॉलिटिशियन कहता है कि मैं अपने राज्य के हक के लिए लड़ रहा हूँ, तो जनता उसका समर्थन करती है, जनता उसका विरोध करती है? मेरा ये सवाल है। तो अगर फिल्मों के अंदर भी आपको वो चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे अलग अलग पहचानों के लोग अब एक साथ आने की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। लेकिन 90 में जब दूरदर्शन आप देखते हो ना, तो उस पर जो गीत सरकार प्रसारित कर रही है उसमें भी बहुत सारी मैसेजिंग है। अभी भी यूट्यूब पर पढ़े हैं, जिसमें बहुत सारे एक्टर आ रहे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, और मिले सुर मेरा तुम्हारा गा रहे हैं, है ना। और हमें हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, सब अपनी अपनी भाषा में एक ही बात कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो शायद उस वक्त की राजनीति महसूस होती है कि तब के मुद्दे क्या थे और सरकार क्या एड्रेस करना चाहती है। पता नहीं 25 साल बाद या 35 साल बाद आज जब हम बैठे हैं, तब हो सकता है, अब मैं दूरदर्शन देखता भी नहीं, तो मुझे पता नहीं वहाँ किस तरह के गीत चल रहे हैं। हो सकता है कि मुद्दे अभी भी रिलेवेंट बचे हों, वो गीत अभी भी चल रहे हों, मुझे नहीं पता। और या फिर मतलब जो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बता दें। और ये भी हो सकता है कि किसी और तरह के गीत चल रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन कभी भी सिनेमा को स्टेट से बहुत छूट नहीं मिली इस तरह की, ये देखने में आया है। पर अमेरिका का सिनेमा में अगर थोड़ा सा यहाँ पर मतलब मैं ज्ञानी बाबा बन के बताऊँ, मुझे लगता है थोड़ा सा अलग हो गया। अब वो पर्यावरण की बात करने लगे हैं, वो बताने लगे हैं, माइकल मूर जैसे लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, वो 9/11 के नैरेटिव को भी उस तरह मानने को राजी नहीं है जो स्टेट का नैरेटिव है। वो अमेरिका की हर उस लड़ाई को जो वो बाहर जाके कर रहा है, वो वेयर टू इन्वेड नेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और बताते हैं कि अगर इन्वेड करना है तो किसी के एजुकेशन सिस्टम को इन्वेड करो, उससे सीखो। अगर कुछ और इन्वेड करना है तो ये एक अच्छी चीज़ है जो सेक्स एजुकेशन है, इसे सीखो। तो वो भी तैयार नहीं है। और अभी जब अमेरिका की फिल्में देखते हैं तो ऐसे, अभी क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म मेरे दिमाग में थी, जो उन्होंने 2 फिल्में बनाई थी, एक फ्लैग फॉर आवर फादर्स और लेटर्स फ्रॉम आइवो जिमा, जिसमें वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की उस लड़ाई को दिखा रहे हैं जो अमेरिका जापान के बीच में अंततः हो रही है और अब ख़त्म होने वाली है वॉर। लेकिन वो जो शूट कर रहे हैं वो एक साल की ही अंतर में आई है। एक तरफ वो जापान का नज़रिया दिखा रहे हैं लेटर्स फ्रॉम आइवो जिमा में, जहाँ एक आइवो जिमा नाम के द्वीप पर एक व्यक्ति है जो कमांडर है वहाँ का, वो लेटर लिख रहा है, रोज़ बता रहा है कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। और एक तरफ से फ्लैग फॉर आवर फादर्स दिखा रहे हैं, जिसमें वो अमेरिका की तरफ से बता रहे हैं कि उन्होंने आइवो जिमा जीत लिया, लेकिन अब इस जीत को अमेरिकी सरकार कैसे प्रचारित कर रही है ताकि और फंड आए और वो वॉर में लगा सके। क्योंकि अमेरिका के अंदर स्थितियां अब सरकार के खिलाफ बन रही हैं, लोग नाराज हैं, गुस्सा है, वो चाहते हैं अब ये वॉर बंद होनी चाहिए। तो अमेरिका धीरे धीरे जिस तरह स्टेट से आज़ाद हुआ है फिल्म बनाने के मामले में, मुझे नहीं पता कितना ठीक है कितना नहीं, पर वो तो बना रहे हैं ना ऐसी फिल्में जिसमें वो ये भी बता रहे हैं कि पृथ्वी हमने ख़राब कर दी, अब दूसरे ग्रह पर जाना पड़ेगा। वो बता रहे हैं कि उनके नेता कितने ख़राब हैं। वेब सीरीज़ भी है जो अमेरिका की अंदरूनी राजनीति दिखाती है।
है ना, हाउस ऑफ कार्ड्स वगैरह जैसी। तो हमारे यहाँ ऐसी फिल्में तो नहीं आ पा रही हैं। क्या हमारा सिनेमा थोड़ा ज़्यादा सरकारोन्मुखी हो रहा है, अमेरिका का बिल्कुल थोड़ा सा दूर जा रहा है? क्या दोनों की स्थिति में, मैं चाह रहा हूँ कि अब पॉडकास्ट के अंत में आप थोड़ा बताएं कि हो क्या रहा है। तो अमेरिका से कैसे तुलना की जाए, ये सवाल है। और अमेरिका से मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसे, सॉरी इंटरप्शन के लिए, क्योंकि हॉलीवुड बॉलीवुड इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अमेरिका, एक तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि अमेरिका के अंदर आप जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं उनका भी एक दर्शक वर्ग मौजूद है ना। और दूसरा, वहाँ पे संस्थान इतने मजबूत हैं और ये एक भावना इतनी मजबूत है कि आप अपनी बात कह सकते हैं, आपको अपनी बात कहने की वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर वो बात के खिलाफ हम अपनी बात कह सकते हैं, उससे भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अलग अलग तरह की नैरेटिव सिनेमा के अंदर पेश किए जा सकते हैं और सिनेमा को राज्य के नैरेटिव के दायरे से मुक्त रखना चाहिए। ये भी मुझे लगता है वहाँ पे जनता का कम से कम इतना मानना है, एक समझ बनी हुई है। और बीच में जिनको नहीं पता, 50 में जो मैकार्थिज्म आया है, हाँ, उसमें वो हर जगह को तो देख रहे हैं, इंडस्ट्री को भी देख रहे हैं फिल्म की, कि कोई ऐसा तो नहीं है जो प्रो कम्युनिस्ट फिल्म बना रहा है, जिसके शिकार फिर चैपलिन भी हुए बिल्कुल। उन्हें आखिर में स्विट्जरलैंड में जाके मरना पड़ा, जबकि पूरी जिंदगी उन्होंने सेवा यहाँ की। तो ये तो फिर केवल सिनेमा का सवाल नहीं है ना, ये तो लोकतंत्र का भी सवाल है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे संस्थान कैसे काम कर रहे हैं। हमारे देश में भी एक लंबे दौर तक स्टेट की फंडिंग से ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो कि स्टेट को या स्टेट के नैरेटिव को अलग अलग तरह से चैलेंज करती हैं। पॉपुलर सिनेमा में भी बनी है। आप 70 और 80 के दशक की फिल्मों की जब हम बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि एंग्री यंग मैन का सिनेमा आता है, तो एंग्री यंग मैन का सिनेमा भी कहीं ना कहीं उस असंतोष को तो दिखाता है, सीधे नहीं बात करता, या उसके समाधान से आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन 70 के दशक का असंतोष किसका असंतोष है? जो पूरा नेहरूवियन स्वप्न था वो टूट रहा है। और सोशलिज्म बेसिकली, हाँ, जिस आधुनिकता की, जिस यंत्र के जरिए क्रांति आएगी हम बात कर रहे थे, और हमारा जो विकास हो रहा है, उन्हीं सब चीज़ों से हिंसा जन्म ले रही है, उन्हीं से असमानता जन्म ले रही है, उन्हीं से असंतोष जन्म ले रहा है। तो सिनेमा उनकी कहानियाँ भी दिखा रहा है। पर हमारा शायद संस्थान उतने मजबूत नहीं है कि वो उन सारी अभिव्यक्तियों को जगह दे पाए। आज भी मैं नहीं मानता कि हमारे फिल्म मेकर कहीं किसी बात में कम है कि वो उन कहानियों को नहीं सुना सकते या नहीं दिखा सकते। पर दो चीज़ें हैं, एक तो सिनेमा ऐसा माध्यम नहीं है जो कोई व्यक्ति अपने घर में बैठ के सोचे और बना ले, उसके लिए ठीक ठाक पैसा चाहिए। और पिछले 10-15 साल में सिनेमा उद्योग इस तरह बदला है, भारत के संदर्भ में ख़ास तौर पे, जिसमें फ़िल्म बनाने से ज़्यादा बड़ी चुनौती हो गई है फिल्म दिखाई कैसे जाए, है ना। तो OTT के आने के बाद में एक ऐसा लगा कि थोड़ी ज़्यादा आज़ादी मिल गई है फिल्मकारों को। पर OTT के आने के बाद में भी अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिल्मकार अलग अलग मंच पे कह रहे हैं कि वो एक ख़ास तरह की चीज़ ही पेश कर सकते हैं, और दूसरी तरह की चीज़ पेश करने से पहले उन्हें कई बार सोचना पड़ता है, या फिल्में पास ही नहीं होती हैं, बनती हैं तो भी उन्हें दिखाने को लेके संकट होता है। तो क्या हमारे यहाँ पे उस तरह की अधिकार हैं किसी फिल्मकार को जैसे अमेरिका में किसी फिल्मकार को है, कि वो कोई भी बात सरकार के खिलाफ या राज्य के खिलाफ या उसके नेता के खिलाफ, जैसे आप ही कह रहे हैं ना कि दोनों तरह के उदाहरण हैं, वो एक ऐसी फिल्म भी बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे जैसी जिसमें कोई एलियन अटैक होगा और फिर अमेरिका का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति खुद जाके लड़ेगा और वो पूरी दुनिया को बचा लेगा। और वो एक ऐसी फिल्म भी बनाएंगे मार्स अटैक जैसी जिसमें कोई एलियन आएगा और अमेरिका का राष्ट्रपति बड़ा उछल रहा है, वो उसे कोने में एक जोकर बना के, कार्टून बना के बिठा देगा। तो दोनों तरह की फिल्में वहाँ बन भी रही हैं और दोनों तरह के नैरेटिव वहाँ पे पसंद भी किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी, मैंने अभी रंग दे बसंती का उदाहरण दिया, नहीं ऐसे तो आप हैदर का भी दे सकते हैं। ऐसा मैं हैदर का भी उदाहरण दे सकता हूँ। सवाल जो सबसे नज़दीक फिल्म है वो शायद हैदर है, हाँ, जो स्टेट के नैरेटिव्स को बहुत तरह से तोड़ती है, लेकिन जो उसका मुख्य विषय है वो उस पर एक आवरण का काम तो कर ही रहा है। जिन्हें समझना है, जिन्हें मैसेज लेना, वो ले रहे हैं। तो अभी हमने हनी त्रेहान की बात की, पंजाब 95, दिवाकर बनर्जी की फिल्म है, 3 साल से बनी हुई है और मुझे नहीं पता किन कारणों से, लेकिन वो हम नहीं देख सकते, वो हमारे पास देखने के लिए उपलब्ध नहीं है। जू कश्मीर की बात करती है, तो कश्मीर को लेकर, पंजाब को लेकर, अब ये असुरक्षाएं तो राज्य की असुरक्षाएं हैं ना, ये सिनेमा की असुरक्षाएं तो नहीं है, जो ये राज्य की असुरक्षाएं हैं। और ये तब है शायद जब इस इंडस्ट्री से शायद
पहली बार इतने सारे लोग मुख्य धारा की राजनीति में हैं। हाँ और वोकल भी हैं। हाँ, पर मुझे नहीं लगता वो पहले कोई इक्का दुक्का जावेद अख्तर पहुंचता था राज्यसभा से, पर मुझे नहीं लगता वो किसी तरह से फैसला लेने की इस पूरी प्रक्रिया पे कोई प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि अगर वो प्रभाव डाल रहे होते तो ये आज़ादी बढ़नी चाहिए ना, चाहिए थी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये तो कम हो रही है आज़ादी। तो राज्य की अपनी असुरक्षाएं हैं जो कि उससे सिनेमा की आज़ादी हमेशा टकराती है। हाँ, और मैं फिर कहूँगा, मैं इसे सिनेमा की ताकत मानता हूँ कि सिनेमा बहुत सारे लोगों को बहुत तरह से प्रभावित करने की ताकत रखता है। और आज भी हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पे आप किसी फिल्म के ज़रिए कोई बात कहते हैं तो वो लोगों को बहुत गहरे असर करती है, और आप अगर अच्छी तरह से उस बात को कह रहे हैं तो लोगों को बहुत देर तक याद भी रहती है। सही है ना? तो ये ताकत ही आपकी सबसे बड़ी, आपको सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी ताकत से इसी से मिलता है। मानव ने एक सवाल पूछा था, मुझे कहा था हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, 1984 की फिल्म का जिक्र है पार्टी, गोविंद निहलानी की। गोविंद निहलानी की इस फिल्म का एक सीन है, काफ़ी वायरल होता है आजकल रील्स में, इसमें ओम पुरी अमरीश पुरी से सवाल कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि क्या एक आर्टिस्ट का आर्ट बिना पॉलिटिक्स के रेलेवेंट नहीं है। बड़ा खूबसूरत सीन है वो, और वो एक यक्ष प्रश्न है जो बहुत सारे कलाकारों के मन में अक्सर आता है, किसी भी तरह के कलाकार के, कि मैं क्या करूं। आर्ट को मतलब आर्ट और आर्टिस्ट को अलग होना चाहिए क्या, ये भी एक ऐसा ही प्रश्न है। क्या पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। कभी आप दोनों ने भी बात तो की ही होगी इस पर। ईशान? नहीं, बिल्कुल। हर आर्ट पॉलिटिकल है। आर्ट गैर राजनीतिक नहीं होती। किसी भी तरह की आर्ट, अगर कोई कला कहती है वो गैर राजनीतिक है तो वो भी एक राजनीतिक पक्ष है। ए पॉलिटिकल होना भी एक पॉलिटिकल स्टैंड है, एक स्टैंड है, एक वो कंफर्टेबल स्टैंड है जो सरकार या जो पावर टकराव से बचने का स्टैंड है, बचने के लिए। हाँ। तो कल ही सईद अख्तर मिर्ज़ा, जो मेरे सबसे पसंदीदा फिल्म मेकर हैं, वो भी कल दिल्ली में यही वक्तव्य दे रही थी कि आज के समय की जो राजनीति है उससे, या पिछले समय की भी राजनीति से, सिनेमा को आप अलग नहीं कर सकते। और ये गोदार्ड थे जो फ्रांस के सबसे बड़े फिल्म मेकर, जॉन लुक गोदार्ड, उन्होंने कहा था, अंग्रेज़ी में वो कोट है कि द एंगल एट विच यू सेट योर कैमरा इज़ इटसेल्फ अ पॉलिटिकल डिसीजन, कि जिस एंगल पे आपने कैमरा सेट किया वो खुद में एक राजनीतिक चॉइस है। तो उस हिसाब से तो कोई भी आर्ट ए पॉलिटिकल नहीं है। आज जो रोमांटिक फिल्में बना रहे हैं, जो एस्केपिस्ट सिनेमा जिसको कहते हैं टेक्निकल वर्ड में, जो आज के दौर के राजनीति से परे हट के सिर्फ दो एक्टर मिल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, वो भी एक राजनीतिक फिल्म है अपने में। एस्केपिज्म जो यथार्थ से दूर, नहीं आज क्या बना रहे हैं, 90 में ज़्यादा था ये, 90 में भी था। गोविंदा और मिथुन की फिल्में आ रही थी, बिल्कुल, वो भी एस्केपिस्ट। जबकि मिथुन नक्सल सैयारा को भी आंदोलन से, अगर आप देखें, सैयारा जैसी फिल्म अगर है तो वो भी, मैं तो कहता हूँ, राजनीतिक फिल्म है उस हिसाब से, और प्रोपेगेंडा फिल्म है उस हिसाब से। तो 90 के दशक की जिन फिल्मों की भी आप बात कर रहे हैं वो भी राजनीतिक फिल्में हैं, जहाँ पे हीरो हीरोइन नाच गा रहे हैं या किसी विदेश की जगह पे जाके स्विस एल्प्स दिखा रहे हैं। बिल्कुल। हम 90 की राजनीति को किन चीज़ों से समझते हैं? 90 की राजनीति में सबसे ज़्यादा प्रभाव 1991 के उन फैसलों ने डाला जिन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, पूरे देश का आगे का रुख बदल दिया। 90 का पूरा दशक जो मेरी समझ में है वो एक संक्रमण काल है। 90 के पूरे दशक में वो सारे परिवर्तन हो रहे हैं जिनकी छाया में आज हम जी रहे हैं जी। तो सब तब हो रहा है। ऐसी फिल्में, पर तब भी टोक के बोल रहा हूँ, तब भी मुझे ऐसी कोई फिल्में याद नहीं आ रही हैं जिससे मैं कह सकूं कि तब की राजनीति दिख रही हो साफ साफ। तो बाकी आप बताओ, सतह के नीचे कुछ हो। तो ऐसी फिल्में जो कि किसी विदेश में जाके पढ़ने वाले हीरो को दिखा रही हैं या भारत ही दिखा रही हैं, लेकिन लग रहा है कि भारत है कहाँ। हम बात कर रहे थे कुछ कुछ होता है जैसी फिल्म है, 1998 में आती है, बम्बई शहर। उसमें जो कॉलेज दिखता है, आप मुझे बता सकते हैं कौन सा कॉलेज है? मैं जानना चाहता हूँ कौन सा कॉलेज है। तो क्या वो गैर राजनीतिक फिल्म है क्योंकि वो आपके असल यथार्थ से बिल्कुल अलग है? नहीं, वो भी उतनी ही राजनीतिक फिल्म है जितनी 1998 में आने वाली एक और फिल्म सत्या है, जो कि एक बिल्कुल अलग तरह की बम्बई दिखा रही है। दो अलग अलग तरह की रियलिटी हैं, लेकिन आप एक ऐसा बाजार बनाना चाहते हैं जो कि विदेश से आने वाले सामानों के प्रति आकर्षित हो, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था खुल चुकी है। अब उस अर्थव्यवस्था को वो बाजार चाहिए, तो आप एक ऐसा कॉलेज बनाते हैं जहाँ पे वो सारी बाजार से जुड़ी हुई चीज़ें दिखती हैं, भले ही वो कॉलेज आपके असल यथार्थ में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो लेकिन एस्पिरेशन में आपके एस्पिरेशन में है, और वो एस्पिरेशन खड़ा करने की जिम्मेदारी भी सिनेमा की है ना। या
जानबूझकर है अनजाने है वो डिबेट में मैं नहीं जाता, क्योंकि ये बड़ा ग्रे एरिया है। हाँ, पता है ना? नहीं कि फिल्मकार जानबूझ के कर रहा था या अनजाने में कर रहा था। पर हाँ। जैसा ईशान कह रहे थे कि जैसे ही कैमरा ऑन होता है, आपने जो फ्रेम रखा वहीं से आपकी सब्जेक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो वो एक राजनीतिक फैसला है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, अब जैसे कैसे दिखाना हाँ, चाहते इसी हैं। दौर में कोई एक फिल्म बनाए जिसमें वो इंडिया को एकदम अमेरिका जैसा दिखाए या जापान जैसा दिखाए, एकदम सजा धजा बढ़िया, मतलब शहरी इंडिया दिखाए, तो हो सकता है ये उसकी एस्पिरेशन हो कि एक दिन ऐसा इंडिया बनेगा, भाई काशी क्योटो बनेगा। या ये भी हो सकता है कि वो तंज कसरा हो कि जैसा आप कहते हैं वैसा हुआ कुछ नहीं, पर मैं ऐसा बना देता हूँ, लोगों को सच तो पता ही है। नितिन, कुछ नहीं पता। ये बिल्कुल सच बात है, और मैं इससे आगे कह रहा हूँ, हो सकता है कि वो अपनी एस्पिरेशन दिखा रहा हो, और हो सकता है उसी समय या कुछ समय के बाद उसी फिल्म को लोग तंज की तरह देखने लगे। हाँ, तो कला 50 साल बाद कोई पॉडकास्ट हो रहा हो। अच्छी कला की ये भी ताकत है कि वो लगातार समय के साथ अर्थ बदलती भी है। सच है। है ना? जैसे उदाहरण के लिए हम प्रोपेगेंडा फिल्मों के अपनी वर्कशॉप में एक फिल्म की बात करते हैं, वो जिसका एक सीन यूट्यूब पे पिछले दिनों बड़ा वायरल हुआ। वो शौर्य नाम की फिल्म है, हाँ, जिसमें के मेनन का एक मोनोलॉग है। बिल्कुल। अब अगर आप फिल्म आपने देखी है, हाँ। तो उस फिल्म के अंदर वो विलन कैरेक्टर है, बिल्कुल। है ना? और विलन कैरेक्टर उस लास्ट मोनोलॉग में अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, उसकी अपनी असुरक्षाएं हैं, और वो अपने आप को दरअसल खोल देता है उसमें। अच्छे अभिनेता हैं तो बहुत अच्छी तरह से किया गया है, तो वो बहुत सारी फिल्मों की खासियत हो सकती। लेकिन उस सीन को पिछले कुछ सालों में यूट्यूब में जो फैन फॉलोइंग मिली है, वो इस वजह से नहीं है कि आप उस फिल्म की नैरेटिव को पसंद कर रहे हैं। दरअसल वो फिल्म जिस चीज़ को एक नकारात्मक तरीके से पेश कर रही थी, आज आप उसी चीज़ को सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। आज आपको वो बहुत जबरदस्त ऐसा लॉजिक लग रहा है जिसे कोई काट नहीं सकता, है ना? तो कहानी वही है, बल्कि ये तो रिकॉर्डेड मटेरियल है। फिल्म के अंदर तो 1% भी कुछ नहीं बदलता है। आप जो देख रहे हैं वो 10 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। तब भी आपकी देखने की समझ बदली, तो बदला क्या? फिल्म में तो कुछ नहीं बदला, जो देखने वाला है वो बदला ना। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि आप इस फिल्म के ज़रिए या किस समय पे किस तरह की फिल्में पसंद की जा रही हैं, इसके ज़रिए उसको देखने वाले के बारे में ऐसी बातें जान सकते हैं जो शायद देखने वाला खुद अभी स्वीकार करने को राज़ी नहीं है। हमारे देश में तो ये भी एक लंबा दौर रहा है जब हम अपनी भावनाओं को सीधे अभिव्यक्त नहीं करते थे, है ना? तो कई लोग ये भी कहेंगे कि ठीक है, अब वो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, ये चीज़ें तो पहले से मौजूद थी। मैं बीच बीच में किस्सा कुर्सी का जैसी फिल्में भी बनी हैं। हाँ, नहीं, मैं एक उदाहरण यहाँ पे जोड़ना चाहूँ। जब आप कह रहे हैं कि 50 से लेके 90 के दशक तक ऐसी फिल्में, ऐसे गाने, ऐसे सरकारी गैर सरकारी माध्यमों से पेश किए जा रहे हैं जिसमें बार बार ये बात की जा रही है कि हमें मिल के रहना चाहिए, हमें जाति के धर्म के भेद भुलाने चाहिए, तो मेरा ये भी कहना है कि बार बार ये बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कोई ना कोई तनाव तो पीछे मौजूद है ना। पहले वॉर चल रही है, बीच में जाति आधार पर राज्य भी मांगे जा रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। तो समाज के तनाव फिल्म के अंदर या किसी भी पब्लिक मीडियम में, मास मीडियम में अलग अलग तरह से आते हैं। वो जैसे पेश किए जाते हैं उससे आप वही अर्थ समझेंगे। ये हमारा एज ए हिस्टोरियन या एज ए टीचर या एज ए उस मीडियम को समझने वाले विद्यार्थी के तौर पे ये काम है कि हम वो चीज़ों को भी देखने की कोशिश करें जो शायद वो सीधे कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो नज़र आ रहा है या जो समय के साथ में बदलते हुए इतिहास को समझने का एक मौका दे रहा है आपको। और आपने बोला कि आपको 90s के दशक की कोई ऐसी फिल्म याद नहीं, मैं आपको याद दिला दूँ। एक फिल्म है सईद मिर्ज़ा की, नसीम, जो 95 में आई थी जहाँ तक मेरा ख्याल है, और वो बात करती है बाबरी विध्वंस के बाद का बम्बई। और मैं तो समझता हूँ वो सारी फिल्में डॉक्यूमेंट्री जितनी ही सच हैं। जिस तरीके से सईद मिर्ज़ा ने अपनी 6 फिल्में उन्होंने बनाई हैं, लगभग 5 और 6ठी फिल्म शायद रिलीज़ नहीं हुई थी, तो 6 फिल्मों में उन्होंने वो सारी चीज़ें दिखाई, उस समय की राजनीति। लेकिन हाँ, वो एक मैं मानता हूँ रेयर केस में, एक एक्सेप्शन, इसलिए लोगों को याद नहीं है वो, लेकिन उन्हें याद रखना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो आज आपके तो फेवरेट भी है, मेरे पास उनकी किताब भी है। आखिरी सवाल, अच्छा आपने डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया, यही मेरा सवाल था कि जब लोगों में पिछले 1-1.25 दशक में ये एक उत्सुकता बढ़ी है कि हम अपना इतिहास जान लें, और बहुत जोर है इतिहास पर पिछले 1-1.5 दशक में, तो इस उत्सुकता को डिटेक्ट किया है फिल्म मेकर्स ने और कुछ किताब लिखने वालों ने भी, तो वो अब इतिहास का पुनर्पाठ हो रहा है, दोबारा लिखा जा रहा है, अपने अपने ढंग से लिखा जा रहा है, वो ठीक है।
लेकिन ये जो लोग हैं जो फिल्मों में इतिहास देखने जाते हैं या जो अपने मुल्क की कड़वी हकीकतें फिल्मों के माध्यम से देखने के लिए पहुंच रहे हैं महंगे टिकट खरीद कर, ये डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ फिर क्यों नहीं जा रहे हैं? डॉक्यूमेंट्रीज भी तो बनी रही हैं, और डॉक्यूमेंट्री भी ज़रूरी नहीं है प्रोपेगेंडा रहित हो, जैसा हमने कह दिया सब कुछ प्रोपेगेंडा है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप एक फिल्म देखने जा रहे हैं जिसके डिस्क्लेमर में लिखा है कि बस जी प्रभावित है, डॉक्यूमेंट्री तो कह रही है कि वही है, तो फिर आप किताब नहीं पढ़ते। ठीक है, किताब पढ़ना मुश्किल काम हो गया अभी, इसलिए ऐसे पॉडकास्ट चलने लगे हमारे ऐसे, तो डॉक्यूमेंट्री देख लो आप, पढ़ी तो हैं यूट्यूब पर भी, उन्हें क्यों नहीं दर्शक मिल रहा फिर? नहीं, दर्शक उनके हैं, बिल्कुल हैं, कम है ना? कम है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री कोट अनकोट एंटरटेनिंग नहीं होती, और हमारे को ये समझाया गया है कि फिल्मों को एंटरटेन करना ज़रूरी है, वो उनका बेसिक राइट है कि जो मैं शुरू में कह रहा था, जो फिल्म जो है एक एंटरटेनमेंट का माध्यम बन के रह गई है। लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज़ मेरे समझ से अगर आप इतिहास में जाएं, हिंदुस्तान में डॉक्यूमेंट्री का जो इतिहास है, फिल्म डिवीजन्स की शुरुआत से एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह ही इस्तेमाल किया गया, जो कि नेहरू के ज़माने में नेहरूवियन आइडियाज़ को प्रोपेगेट करने के लिए किया गया, और धीरे धीरे तो अब फिल्म डिवीजन का जो अस्तित्व है वही अब नहीं है, अब एनएफडीसी से मिल गया है, तो अब तो पर गायब हो गया ये है। बड़ा दिलचस्प जिक्र है, जिसमें खासतौर पे इंदिरा गांधी के समय फिल्म डिवीज़न में जिस तरह की फिल्में बन रही थी, वो प्रोपेगेंडा सिनेमा जब आप पढ़ना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छे उदाहरण है, जिसमें आपको एक बहुत साफ प्रोपेगेंडा भी दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ में बहुत दिलचस्प तरह से उस समय की रियलिटी भी उसमें आती है, जो शायद प्रोपेगेंडा सिनेमा बनाने वाले सायास या अनायास उसके अंदर शामिल कर रहे थे। पर जो तुम बात पूरी कर लो। नहीं, मैं बस यही बोल रहा हूँ कि जो प्रोपेगेंडा फिल्म है उसमें क्योंकि कोई अभिनेता या अभिनेत्री नहीं होती जो टिकट बिकवा दें, तो उनको स्क्रीन्स नहीं मिलती डॉक्यूमेंट्रीज को। एक बहुत लंबा संघर्ष है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स का कि उनकी फिल्में लोगों तक पहुंचाई जाएं। ज़्यादातर एनजीओज और जो स्मॉल स्क्रीन्स होती हैं वहाँ पर दिखाई जाती हैं ये फिल्में, गांव देहात में लोग ले जाते हैं फिल्में। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आनंद पटवर्धन का, जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी फिल्म मेकर में से एक है, और उनकी एक फिल्म का एक छोटा सा क्लिप एक फ़िक्शन फिल्म में, एक फ़िक्शन क्या फीचर फिल्म में भी दिखाया गया, जो कि सलीम लंगड़े पे मत रो, सईद मिर्ज़ा का मैं फिर से जिक्र कर रहा हूँ। उनकी फिल्म में जो भिवंडी राइट्स पे उन्होंने फिल्म बनाई थी, बॉम्बे माई सिटी या बॉम्बे आवर सिटी नाम से, उस फिल्म के कुछ सीन्स दिखाए गए थे, और उसमें दिखाया गया था कि कैसे एक मोहल्ले में लोग बैठ के वो फिल्म देख रहे हैं। तो मुझे तो मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा फिल्में देखें, डॉक्यूमेंट्री देखें। तो सलीम लंगड़े पर मत रो तो फिर भी लोग देख लेंगे, और उसमें एक सीन जिस डॉक्यूमेंट्री से आया है वो ये कोशिश है शायद फिल्म मेकर की वो क्रेडिबिलिटी हासिल कर सके, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट्री का ये हिस्सा है उसे देखने लोग नहीं कोशिश करना चाहते, जबकि अब तो भाई सबके पास मोबाइल है, पूरे दिन लगे रहते हैं लोग, और अब तो उत्साह भी है कि अब जान लें इतिहास क्या है। तो ये मैं पहले ही बात कह दूं कि हमारे देश में पिछले 10-15 साल में बहुत ही कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, बल्कि यही एक ऐसा फील्ड है जहां पे हमारे सिनेमा ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है ना। तो आप पहली बार एक के बाद एक ऐसी फिल्में देखेंगे, वो उसमें ऑल दैट ब्रीथ्स जैसी फिल्म है, उसमें जो खबर लहरिया के ऊपर जो फिल्म बनी वो है, उसमें अभी ऐसी फिल्म रिंटू थॉमस की जो फिल्म है, सुष्मित घोष की, तो बहुत कमाल का काम हो रहा है ना। और ये तकरीबन 15-20 साल से इस तरह की शानदार फिल्में बन रही हैं। पर मैं ये कहूँगा कि हमारा जो मुख्य धारा का सिनेमा है उसकी बड़ी दिलचस्प पहचान है, उसने ख़ास तरह की भाषा गढ़ दी है कि फिल्म की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, और वो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा आप जिसे अच्छा कह रहे हैं वो भी, और जिसे थोड़ा कम अच्छा कह रहे हैं वो भी, सभी इस्तेमाल करते हैं। हमारा दर्शक उस भाषा में ट्रेन हो गया है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वो एक ख़ास तरह के हीरो के कैरेक्टर को देखने का भी आदी है, वो बहुत सारी चीज़ों को एक ख़ास तरह से जैसे यही कि हम बैकग्राउंड म्यूज़िक का कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमारी फिल्में बैकग्राउंड म्यूज़िक का कैसे इस्तेमाल करती हैं, कोई भी एक्शन सीन के अंदर म्यूज़िक का कैसे इस्तेमाल करती हैं, साउंड का कैसे इस्तेमाल करती हैं। अगर आप उस तरह की फिल्म मेकिंग से हटेंगे तो आपका दर्शक थोड़ा आपसे दूर जाएगा। तो मेन स्ट्रीम सिनेमा आमतौर पे उस भाषा को, और इसमें 90 के सिनेमा में और आज के सिनेमा में कोई बहुत अंतर हो गया है ऐसा भी नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारी फिल्में यथार्थ के नज़दीक आ गई हैं, रियलिटी के नज़दीक आ गई हैं, पर छावा या धुरंधर जैसी फिल्म भी अगर आप देखें तो उसके अंदर वही टूल इस्तेमाल किए गए हैं, है ना। जब हमारा विलन
आखिरी शॉट में हीरो से मार खा रहा है, जिन लोगों ने अगर अभी भी ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है तो मैं क्लाइमैक्स रिवील नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे शॉट डाले गए हैं जहाँ पे वो किन चीज़ों का बदला ले रहा है वो आपको बताया जाता है। मुझे बताइए, इसी को तो कहते हैं स्पून फीडिंग। तो एक सिनेमा की भाषा में कि दर्शक को सीधे सीधे बताना है कि इसका आपको ये अर्थ लेना है। तो हमारा हीरो जब विलन को मार रहा है तो क्यों मार रहा है ये आपको बताया जाना उसी जगह पे ज़रूरी है। आपको 2 घंटे पहले की बात शायद भूल गए हो आप, हो सकता है फिल्म इतनी लंबी चल रही है। तो मैं कहूँगा कितना भी अच्छा तकनीक हो, लेकिन फिल्म उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है। जैसे लगान के अंदर जब हमारा भुवन छक्का मारने के लिए बॉल हवा में मारता है तो उस बॉल के ठीक पहले उसे वो सारी चीज़ें याद आती हैं जो पिछले 3 घंटे में घटी थी, है ना। अब मुझे बताइए, ये भी तो एक रियलिटी है। हमारा दर्शक ये क्यों नहीं कहता कि ये रियलिटी कैसे है, ऐसा थोड़ी होता है। उसकी ट्रेनिंग है कि इस तरह से उसे चीज़ें याद दिलाई जाए, वो उसके यथार्थ का हिस्सा है। तो हमारे लोकप्रिय सिनेमा ने दर्शक के लिए खास तरह की भाषा गढ़ दी है। सही। और एक फिल्म मेकर उसको बहुत अच्छी तरह जानता है, वो इससे इधर उधर नहीं जाता है ना, क्योंकि कमर्शियली भाई क्यों रिस्क लेगा कोई, बिल्कुल रिस्क अगली नहीं बार लेता पैसा है। कहाँ से लेगा। जहाँ पे वो थोड़ा भी प्रयोग करता है वहाँ पे वो जान के करता है कि दर्शक अब इस प्रयोग के लिए तैयार है। हाँ वही 2000 की शुरुआत में जैसी फिल्में आनी शुरू हुई थी वो बाद में इसलिए ज़्यादा हो गई क्योंकि लगा कि हाँ अब एक सो कॉल्ड मैच्योर दर्शक, मैं नहीं कहूँगा मैच्योर ही होंगे, पर तो, माना जाने लगा कि अब आ गए हैं, अब ये नई पीढ़ी ऐसी फिल्में सत्या जैसी देख लेगी या और भी जो आई उस वक्त अनुराग कश्यप की फिल्में, तो अब वो फिर उसके बाद दिवाकर बेनर्जी ने हिम्मत करी, शुजी सरकार ने भी हिम्मत कर दी, सब बनाने लगे। तो वैसे लगान में हमने अंग्रेजों से बदला लिया था और धुरंधर में हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया। दोनों से पता नहीं असल में लिया नहीं लिया, पर ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें भी आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैंने दोनों फिल्में देखी, धुरंधर और उसके साथ ही एक और फिल्म आई थी 21 जी। 21 का कुछ जिक्र नहीं है क्योंकि उसकी इमोशनल अपील नहीं है। धुरंधर ने हमें इस स्तर पे इमोशनली अपील किया कि सब लोग जाके देख के आए, जबकि उसी मौजू पर, उसी टॉपिक पर, उसी वॉर तो वो नहीं है लेकिन इट इज़ ऑल्सो वॉर फिल्म, लेकिन 21 को रिसेप्शन नहीं मिला। और 21 के ऊपर सवाल उठाए गए कि ये तो प्रोपेगेंडा है और ये बताया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान अच्छा है, जबकि वो बिल्कुल उस फिल्म में नहीं दिखाया गया। उसमें अरुण खेतरपाल जो इतने महान हमारे शहीद थे उनकी कहानी है और वो ह्यूमन एस्पेक्ट दिखाती है वॉर का, और वॉर का जो पीस का प्राइज़ है, जब शांति का हमें जो हमारा चुकाना पड़ता है, जो चुकाना पड़ता है, वो दिखाया। उसके बारे में बात कह तो करी थे मेहर कि भाई प्रोपेगेंडा इससे तय होता है कि वो मुझे क्या लग रहा है, मेरा सच ये है तो प्रोपेगेंडा नहीं है, बिल्कुल मेरा सच कुछ और है तो ये फिल्म तो प्रोपेगेंडा है। ऐसी हकीकत आई थी जो नेहरू के दौर में 62 ये बिल्कुल मूल हमारे मनोभाव में से एक है बदला, है ना। अब वो मूलतः बदले की कहानी दिखाना चाहते हैं, पर उनको एक नैरेटिव में दिखाना तो बदले की कहानी अब देश के लेवल पे घट रही है। पहले वो 2 किरदारों के लेवल पे घट रही थी। वही 50 के दशक की फिल्म है जिसमें एक आपकी फैमिली फाइट चल रही है और आपकी जो खानदानी लड़ाई है, जो है ना सामंती समाज में चली आ रही थी, उसको आप बदला लेने की लिए जा रहे हैं और आप हीरो के साथ में जुड़ जाते हैं। और जब हीरो विलन को मारता है तो आपको लगता है कि आप ही अपने दुश्मन को मार रहे हैं। बिल्कुल। तो जब हम राष्ट्र राज्य के दौर में हैं तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा के साथ में हम उसे देश पे आरोपित कर देते हैं। तो अब एक देश की तरफ से बदला लिया जा रहा है दूसरे देश को विलन की तरह से ट्रीट करके, लेकिन कहानी तो मूलतः बदले की कहानी, वही बदले की कहानी वही रहती है। तो वही कहानी है जो हम दिखा रहे हैं बार बार। बल्कि मैं तो एनिमल जैसी फिल्म की भी बात करता हूँ जो कह रही है कि वो 2 भाइयों की कहानी दिखा रही है, कैसे मुझे नहीं पता, पर उसमें भी वो धर्म जोड़ देती है, उसमें भी वो अलग अलग एस्पेक्ट जोड़ देती है क्योंकि आपको एक खास तरह का विलन दिखाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ खास तरह के दौर में जी रहे हैं और हमें खास तरह के दौर और लोग हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो 50, 60, 70, 80 में बड़े हो रहे थे। हम वो लोग हैं जो 2000, 2010 में बड़े हो रहे हैं। तो हमारे मूल्य, हमारा वातावरण, हमारी वक्त की राजनीति, मुद्दे सब अलग हैं। और जो हमारी फिल्म देखने जाने वाला दर्शक है वो वही दर्शक है जो चुनाव में जाके वोट देता है। एग्जैक्टली, है ना। तो पिछली 10-15 साल में आपके समाज के अंदर जो परिवर्तन है वो सिनेमा के अंदर भी दिखेंगे। अलग हो गया फिल्म नहीं बना सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और लोग हैं जो कि फिल्म देखने आ रहे हैं और वोट देने कोई और लोग जा रहे हैं, है ना। हम कोई नई जनता ले आते हैं अचानक से फिल्म देखने के लिए
और फिर चुनाव में जब वोट देने जाना होता है तो कोई और लोग आ जाते तो हैं। मतलब आप ये अचानक से कह रहे हैं वोट कि देने जो के लिए। मुद्दे आपको वहां पसंद हैं हाँ। उससे मिलते जुलते मुद्दों पर ही मैं फिल्म बनाऊंगा, क्यों मैं रिस्क क्यों लूं जब मुझे पता ही आपके पसंद क्या है। तो मेरा टॉपिक भी लगभग वैसा ही होगा। मेरा सिर्फ ये इसमें सिर्फ मेरा ये हाँ। और एक जो अतिरिक्त बात जोड़नी है वो ये है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर और तरह की आवाज़ें भी होती हैं जो कई बार बहुमत के आवाज़ के बीच में सुनाई नहीं देती हैं। कई बार हो सकता है बहुमत की आवाज़ ही ना सुनाई दे क्योंकि वो मुख्य नैरेटिव से बाहर है ना। सिनेमा के अंदर भी वो आवाज़ें होती हैं और अगर राज्य की चाहे या उसके बिना चाहे उन आवाज़ों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा है तो वो दिक्कत की बात है। तो जब भी आप प्रोपेगेंडा सिनेमा की बात कर रहे हैं तो आप सेंसरशिप के दायरे के बाहर रह के उसकी बात नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सी फिल्म बनाई जा रही है कि साथ में इस सवाल पे भी बात करनी होगी कि कौन सी फिल्म बनाने से रोकी जा रही है। वो आइडिया के लेवल पे भी हो सकती है, वो प्रोजेक्ट के लेवल पे भी हो सकती है, वो रिलीज़ के लेवल पे भी हो सकती है। तो सेंसरशिप की बात किए बिना आप अगर प्रोपेगेंडा फिल्मों की बात कर रहे हैं तो आप तस्वीर का आधा हिस्सा देख रहे हैं, बाकी आधा नहीं देख रहे हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मेरा ख्याल इस नोट पर पॉडकास्ट को खत्म किया जा सकता है। अगर आपका ये ख्याल नहीं है तो आप जोड़ सकते हैं कुछ। नहीं, इसमें मुझे लग रहा है आपको एक और एपिसोड करना पड़ेगा जिसमें हम नेहरू के दौर की जिक्र ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ रह गई है। अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है उसमें ऐसा ना लगे लोगों को कि प्रोपेगेंडा सिर्फ पिछले 10-15 ऑब्वियसली या इस रेजीम का पार्ट नेहरू के बिना कोई बात पूरी हो भी नहीं सकती। बिल्कुल। लेकिन मैं ये ज़रूर ऐड करूंगा कि नेहरू के ज़माने का जो प्रोपेगेंडा था वो प्रोपेगेंडा ऑफ नेशन बिल्डिंग था। प्रोपेगेंडा कुछ भी हो सकता है। जो देश बनाया जा रहा था सेक्युलर उस पर और ह्यूमैनिटी पर। आज का जो प्रोपेगेंडा है वो भी नेशन बिल्डिंग है, लेकिन आज के दौर का जो आइडिया ऑफ नेशन है वो वर्जन अलग बिल्कुल है, बदल गया है। वर्जन अलग है। बिल्कुल। और उस तरह का ही नेशन जो एक कम्युनिटी बेस्ड नेशन का आइडिया धीरे धीरे हम फिल्मों में देख रहे हैं, जिसमें अदरिंग किसी एक खास समुदाय की अदरिंग, चाहे वो किसी देश के तौर पे दिखाया जाए या किसी व्यक्ति विशेष के तौर पे दिखाया जाए, वो आपको आज के सिनेमा में दिख रहा है। चलिए, जब आप समय देंगे तब कर लिया जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि बात करते करते बहुत कुछ मुझे और बहुत कुछ सुनने वालों, देखने वालों, हमारे दोस्तों को महसूस हुआ होगा कि इसमें बहुत चीज़ें एड्रेस नहीं हुई होंगी, क्योंकि ये तो पूरे शाम हम बात कर लिमिट सकते है। आजकल तो फिल्में बनती हैं 1 घंटे की, हमने तो 1.25 घंटा 1.5 घंटे का पॉडकास्ट कर लिया। तो आप किसी एक फिल्म के ऊपर 1 घंटा से ज़्यादा बात कर सकते हैं। यहाँ तो हम 100-125 साल का इतिहास समेटने की कोशिश कर रहे हैं। जो मानव का फेवरेट डायलॉग है कि वैसे तो कबीर को क्या था, समेटा नहीं जा सकता लेकिन कोशिश करेंगे 6:30 बजे तक खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नितिन बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया नितिन साहब। बहुत शुक्रिया जो आप पैसे लेके बताते हैं लोगों को, वो फ्री में बताया आपने हमें। नहीं, हमने कई सारी चीजें छोड़ दी, मुझे पता था। लोग बाग आए और इससे आगे मैं चाहूंगा और इससे आगे जब आपको कुछ जानना हो तो हम पता बता दीजिए कहाँ पहुंचना है कोर्स पे। और आपको तो हम इनवाइट करते हैं, आप आए और लंबी बातें होंगी। नहीं, बिल्कुल। मैं अब आपका फैन हूँ, पहले मीर का था सिर्फ, उन्हें पढ़ा था मैंने। लेकिन जाते जाते अगर हम 3-4 फिल्म रिकमेंडेशन दे दें लोगों को कि अगर आपको प्रोपेगेंडा और सिनेमा समझना है, कुछ फिल्में तो हैं जिसमें आपको प्रोपेगेंडा दिख जाएगा कि हाँ धुरंधर की बात हुई, हमें पता है कि ये बात हो रही है और ये नैरेटिव चल रहा है। लेकिन कुछ और फिल्में मैं उसके लिस्ट भी लिख के लाया हूँ आप सबके लिए कि नेहरू के दौर का, और मीर भाई और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मदर इंडिया तो ज़रूर आपने, अगर जिन्होंने नहीं देखी, मेरे ज़माने के लड़कों लड़कियों ने नहीं देखी होगी, ये मुझे यकीन है। तो जो जेन ज़ी हैं प्लीज़ वो नोट डाउन कर लें। दूसरी एक फिल्म 1948 में आई थी, शहीद। और शहीद जो फिल्म है वो नेहरू के बारे में बात भी करती है। उसका ओपनिंग मोनोलॉग ही है कि माँ मैं बड़े होकर जवाहरलाल नेहरू बनना चाहता हूँ, और मेरे पिताजी को जवाहरलाल नेहरू क्यों पसंद नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू अच्छे आदमी नहीं है। ये डायलॉग है उस फिल्म में, शहीद 1948 में। उसके बाद एक फिल्म आई थी 54 में, बूट पॉलिश, जो मीर भाई बात करते हैं कि कई सारी फिल्में 50 के दौर में जो बचपन दिखाती हैं, ऑर्फनेज जो है दिखाती हैं। तो ऑर्फन स्टेट और ऑर्फन सिटीजन्स की बात आप बूट पॉलिश में देख पाएंगे। फिर क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान आया था 56-61 तक, तो उसमें एक फिल्म आई कल हमारा है जो देखी जानी चाहिए, या इंसान जाग उठा जो नेहरूवियन दौर की फिल्म है। किस्सा कुर्सी का अगर आपको कहीं मिल जाए, मुझे तो नहीं लगता कि अब मिल पाएगी, लेकिन अगर मिल सके देखिए। शायद है, मिल जाती। गुलजार की एक फिल्म थी मिल जाती, आंधी,
जो देखी जानी चाहिए, जो कि प्रोपागेंडा फिल्म उस हिसाब से नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कहा था कि ये इंदिरा गांधी जी के ऊपर इंस्पायर्ड है, वो उनका कैरेक्टर सुचित्रा सेन। क्या हम नहीं जानते आप क्या दिखाना चाह रहे हैं ना, वो वाली बात। और एक और फिल्म है छलिया, जो ईरा भास्कर कहती हैं कि नेहरू का जो आइडिया था कि रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजी विमेन, जो औरतें पार्टीशन के दौर में हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई और उनको अबडक्ट कर लिया गया था, अगवा कर लिया गया था, और फिर वापस वो किसी तरह छूट के आई, तो उनकी कई सारे फैमिलीज़ ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। इस फिल्म में पूरा दिखाया गया कि वो एक औरत वापस आती है अपने बच्चे के साथ और उसका परिवार फाइनली उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये कुछ फिल्में हैं उस दौर की। मैं एक दो फिल्मों का नाम मैं भी जोड़ दूं। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे मेरी बड़ी पसंदीदा फिल्म है 3 बत्ती 4 रास्ता। ये वही 54-55 के आसपास की फिल्म है, बड़ी मज़ेदार, जिसमें एक परिवार के अंदर अलग अलग लड़कों की अलग अलग बहू हैं और हर बहू किसी अलग राज्य से है, और परिवार के अंदर अलग अलग भाषा की महिलाएं बहू बन के आती हैं, तो किस तरह से झगड़ा होता है और फिर कैसे पिता जो हैं वो उनको सबको एक दायरे में लाने की कोशिश करते हैं। मैं साल इसलिए साथ में बता रहा हूँ कि तकरीबन वही समय था जिस समय पे भाषा के आधार पे राज्यों की लड़ाई आगे बढ़ रही थी। तो एक नेहरूवियन आधुनिकता और उसके साथ में एक ऐसा नागरिक बनाने की कोशिश जो अपनी राज्य से, भाषा से, अलग अलग पहचानों से निकल के देश की पहचान के लिए सामने आए, है ना। आपको चक दे इंडिया का वो डायलॉग तो याद होगा, मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं। मुझे आप 3 बत्ती 4 रास्ता से लेके चक दे इंडिया तक एक सीधा आता हुआ सूत्र देख सकते हैं, जो इस देश के अंदर तनाव है, उन तनावों को एड्रेस करने की कोशिश वो कहानियां कर रही हैं, है ना। तो ये एक नैरेटिव है, ये स्टेट को पसंद आने वाला नैरेटिव है। किसी समय पे स्टेट के अंदर ही कुछ लोग इस नैरेटिव का फ़ायदा उठा के अपने पक्ष में एक राजनीति भी खड़ी करने की कोशिश करते हैं। राजनीति में क्या सही है क्या गलत है, हमारी ये डिबेट नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि कौन से मनोभाव फिल्मकार पकड़ने की कोशिश करता है ना। ठीक उसी तरह से 65 के दौर की, 66 के दौर की फिल्म है, हम बात कर रहे थे मनोज कुमार जिस तरह की फिल्में बना रहे हैं, है ना। उपकार जैसी फिल्म, पूरब और पश्चिम जैसी फिल्म है, बिल्कुल, जिसमें एक खास अमर तरह एंथनी है, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्म है ना। तो आप कह सकते हैं कि मनमोहन देसाई की फिल्म में भी प्रोपेगेंडा देखते हैं, पर ये पूरी कहानी जिसमें एक पिता के 3 बच्चे हैं और 3 अलग अलग धर्मों में बड़े हो रहे हैं, लेकिन असल में उनका धर्म एक है। प्रोपेगेंडा है और बड़ा बारीक प्रोपेगेंडा है, लेकिन उस प्रोपेगेंडा को दिखाने के लिए एक ऐसी कहानी चुनी गई है जिसमें बहुत मारधाड़ है, बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे अच्छे आपको पसंद आने वाले अभिनेता हैं, तो उस मनोरंजन के दायरे के अंदर है। और ठीक इसी तरह से 80 के दौर की भी फिल्में हैं, जिसमें कई ऐसी फिल्में भी हैं जो थोड़ा आपको परेशान भी करती हैं, और मज़ेदार बात है कि उनमें से कई फिल्में राज्य के पैसे से ही बनी हैं। श्याम बेनेगल की फिल्में हैं जो कि उसी दौर के अंदर कई सारे ऐसे तनावों की बात करती हैं जो राज्य जिन समस्याओं का हल नहीं कर पा रहा था, है ना। हम एंग्री यंग मैन की बात करते हैं, लेकिन हम आक्रोश जैसी फिल्म की, अंकुर जैसी फिल्म की कम बात करते हैं। वो भी तो गुस्से को दिखा रही है, जो गुस्सा राज्य के खिलाफ है कि भाई आपने तो कहा था कि सबको बराबरी मिलेगी, सबको काम करने का हक मिलेगा, सबको रहने को घर मिलेगा, गरीबी दूर हो जाएगी, न्याय के खिलाफ न्याय के समक्ष सब बराबर होंगे। वो सारे वादों का क्या हुआ? तो इन सारी असुरक्षाओं को भी फिल्म दिखाने की कोशिश करती है। तो मैं यही कहता हूँ कि मुगल आज़म जैसी फिल्म का नाम है मुगल आज़म, वो एक ऐसे राजा के बारे में है जो अपनी संतान को पीछे रखता है जिससे कि उसका राज्य आगे रहे, स्टेट आगे। लेकिन लोग फिल्म के बारे में क्या याद रखते हैं? उस फिल्म का सबसे लोकप्रिय दृश्य क्या है? उस फिल्म का सबसे लोकप्रिय दृश्य है जहाँ पे एक कनीज अनारकली एक राजा के सामने खड़ी होके गाना गा रही है, प्यार किया तो डरना क्या, विद्रोह, है ना। तो लोग क्या याद रखते हैं? आखिर में तो एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर भी मर जाता है, दीवार में भी अमिताभ का कैरेक्टर मरता है और शशि कपूर के कैरेक्टर को पुरस्कार मिलता है। दीवार का हीरो कौन है? पूछ लीजिए किसी से भी। सही बात। तो आप फिल्म में कुछ भी समाधान कर दीजिए, लेकिन आपका दर्शक क्या उसका अर्थ लेगा वो आप नहीं तय कर सकते। तो प्रोपेगेंडा फिल्मों की, नैरेटिव फिल्मों की, या किसी भी तरह की बात कहने वाली फिल्मों की भी एक सीमा है कि वो अपना सारा अर्थ अपने अंदर नहीं रख सकती। कला का अर्थ हमेशा बदलता है और हमेशा उसके नए अर्थ निकलते हैं।
तो अब तो पॉडकास्ट पूरी तरह पूरा हो गया, अब तो रिकमेंडेशंस भी हो गई हैं। आपके मन में अगर कोई फिल्म आ रही हो या इस पॉडकास्ट से जुड़ा कोई सवाल हो, तारीफ हो या गाली भी देनी हो, तो कमेंट बॉक्स खुला है, हमेशा की तरह सारे कमेंट पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। आज के पॉडकास्ट में मुझे बहुत मज़ा आया, मेरे दिल के बहुत करीब था। मिहिर से बहुत दिनों से बातें पेंडिंग थी और अच्छा हुआ कि अब हुई तो इतनी लंबी चौड़ी ठीक ठाक हो गई। फिर से करें या ना करें ये भी बता सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपके धैर्य के लिए।